हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी घटना चक टोस्ट सीरीज है, इसके जो आपके क्वेश्चन हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं। देख सकते हैं इसके करंट अफेयर भी अच्छे रहे हैं और इसकी जीएस भी अच्छी रही है। तो यहाँ पर हम लोग 10 के 10 जो प्रैक्टिस सेट है वो भी जीके के वो हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं और इस माध्यम से आप पूरा का पूरा रिवीजन भी कर पाएंगे। हम सुपर फास्ट तरीके से इसको कवर करा देंगे, तो आपकी परीक्षा में जो भी आपके क्वेश्चन जीएस वगैरह से मिल रहे हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं और इस मैराथन क्लास के माध्यम से आप अपना पूरा रिवीजन भी कर सकते हैं। आवाज़ वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतर सेशन को, है ना, और कंप्लीट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद किसने टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? करंट अफेयर की क्लास में हमने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है लिया टाटा, नेयल टाटा, एन चंद्रशेखरन और माया टाटा। यहाँ पर 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको जवाब देना है। चलिए भाई जवाब दीजिएगा। 51 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, बी नंबर जवाब आया नोएल टाटा। अच्छा भैया, अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद किसे टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और यहाँ पर अध्यक्ष पूछा है और अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपका आंसर बी वाला बिल्कुल सही है, नोएल टाटा, है ना। नोएल टाटा आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा। याद रखिए रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। याद रखिए जो नोएल टाटा हैं ये रतन टाटा के क्या हैं? सौतेले भाई हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है और आपसे कह रहा है कि वर्ष 2024 में टेनिस की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो कि यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 52 की बात करते हैं तो 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इनका नाम है जैनिक सिनर। क्या नाम है? जैनिक सिनर इसका जवाब आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और ये प्रतियोगिता आपके अमेरिका के टेलर फिल्टर में यहाँ पर खेला गया था। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी हो जाएगा और इनका ये दूसरा ग्रैंड स्लैम आपका है जो इन्होंने एक खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है और आपसे कह रहा है कि सितंबर 2024 में ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित हुआ है? हाँ सही बात है कि सौतेले बनाना था तो आपको बना देते हैं। चलिए देखिए 53 की अगर बात करते हैं तो 53 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है। ये आपके मुंबई में कहां पर है? तो आप कहेंगे सर मुंबई, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। विकसित भारत सुरक्षित सतत ई सेवा वितरण ये आपके इसका विषय रखा गया था। आएगा क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। चलिए अब सही दिख रहा होगा। चलिए तो यहां पर देखिए दिया गया है कि राष्ट्रीय आयुष, क्या दिया है? राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? चलिए यहां पर देखिए 54 नंबर है। 54 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा दोस्तों, ये 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है ना? कब? तो जुलाई 2014 में शुरू की गई थी और ये 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो 54 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 54 का जो ऑप्शन आ गया है वो आपका बनेगा ए नंबर 2016 2014 यहाँ पर दिया गया है। किताब में तो ये दिया गया है 14 सही है, सितंबर 2014 में। ठीक है, सितंबर 2014 में आपको शुरू की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, सितंबर 2014 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है और आपसे कह रहा है भारत में पुरापाषाण युग के कितने चरण हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर भारत में जो पूरा पाषाण युग है ये कितने चरण में, ये आपसे पूछा गया है। तो जिसका ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 चरण में है। 3 चरण मतलब हो गया निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। यहाँ पर देखिए 56 नंबर का ऑप्शन आपका जो कुतुब मीनार है ये इंडो इस्लामिक का ये मिश्रित रूप आपका है। जो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कुतुब मीनार के निर्माण का जो प्रारंभ है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। फिरोज तुगलक, है ना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो चौथी मंजिल बनवाया था। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आपके होता रहा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडो इस्लामिक का उदाहरण है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत में जनगणना पहली बार 1872 में के अधीन शुरू की गई थी।
यहाँ पर देख सकते हैं 1872 में जो आपके थे कौन, लॉर्ड मेयो थे। कौन, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर नंबर है। और अगर आपसे पूछे कि सर 1881 में क्या हुआ था, तो नियमित जनगणना आपकी शुरू हुई थी। नियमित जनगणना की अगर बात करते हैं तो ये किसने शुरू किया था, तो यहाँ पर कहेंगे सर रिपन ने स्टार्ट किया था। नियमित जनगणना रिपन ने स्टार्ट किया था। कोल क्लियर है। अगला क्वेश्चन 58 है और आपसे कह रहा है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत मतलब होता है बनकर तैयार होना, है ना। बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर लागू पूछा जाता है तो फिर आपका जवाब चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी हो गया है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपको 59 है, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा से अपनाया गया है। तुक्का मारिएगा, तुक्का मारिए जल्दी से, अगर ना भी आता है तुक्का मारिए कि भैया जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो आपके बंगाल से थे, बंगाल से थे हो जाएगा बंगला हो जाएगा। याद रखिए बंगला भाषा में लिखा गया था। और संविधान इसे 24 जनवरी को, कब, तो आपके 24 जनवरी और कब, तो आप कहेंगे सर 1950 को इसको अपनाया था अपने संविधान में। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 60 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात आपके नीति निर्देशक में किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर 60 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ये आर्टिकल नंबर आपका 37 यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, 37 वाला आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है और आपसे कह रहा है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर आपको राज्यपाल बनना है तो 35 साल होना चाहिए। राज्यपाल हो गया, आपके राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, ये 3 ऐसे पद होते हैं जिनके लिए 35 साल की उम्र होना जरूरी होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है। चलिए अब भारत का पूछा गया है तो भारत में कौन सा नंबर आएगा, तो भारत में जो आपका सबसे नंबर आएगा वो आपको कौन सा आएगा, तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 7वां स्थान आएगा। कौन सा स्थान आएगा, 7वां स्थान यहाँ पर याद रखिए राइट हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे पहले तो आपका रूस ही आता है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 63 नंबर में और आपसे कह रहा है कि सर भारत का कौन सा राज्य है जो प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी से संबंधित। यहाँ पर देखिए बताइएगा जो काल वैसाखी है ये 63 नंबर है। और 63 की बात करते हैं तो दोस्तों काल वैसाखी ये पश्चिम बंगाल में आता है। आपका जो आंसर आएगा वो आपका बी नंबर। हरियाणा तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, मतलब तुक्का भी मारो तो ऐसा मारो कि थोड़ा बैठे तुक्के में। हरियाणा वाला कोई ऑप्शन है, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा तो फिर आंख मूंद के लगाइए, लेकिन ऐसी जगह लगाइए जहां पर कचरा ना जाए, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बी 63 नंबर आपका जवाब है, राइट हो जाएगा। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में बड़ी तेज गर्जना होती है ना, और गर्जने के साथ तेज आंधी आती है और भारी बारिश करती है ये पश्चिम बंगाल एरिया में, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 64 नंबर में और आपसे कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। 64 नंबर दिया है और 64 की बात करते हैं तो दोस्तों काजीरंगा कहां पर है, तो आपके असम में है भैया। कहां पर है, आपके असम राज्य में है। असम जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल हो जाएगा। और ये असम का सबसे पुराना है। इसको राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित किया गया था 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और 1985 में बड़ा अपडेट हुआ कि 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया। इसलिए बिल्कुल आपको याद रखना है काजीरंगा एक सींग वाले जो आपके गैंडे होते हैं उन गैंडों के लिए जाना जाता है, एक सींग के गैंडों के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 65 नंबर में कि छत्तीसगढ़ की बैलाडील पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। फटाफट जवाब देते रहिएगा। देख सकते हैं जो बैलाडीला है यहाँ पर आपका लौह अयस्क की खदान है, यहाँ से लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार आपका है। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 66 पे आएगा। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, जो आपका 66 है। वो 66 की बात करते हैं तो भैया ये जो आपका है ना जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ना, यह नवी मुंबई के पास जो आपका है वहां पर है अरब सागर में। नाहवा सेवा बंदर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया है विबजियोर के प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। 67 नंबर आपसे कह रहा है, हमने कहा था तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। और यहाँ पर देखा जाए तो 67 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे विबजियोर में जब किसी प्रिज्म में से प्रकाश किरण किया जाता है तो इसमें जो किरणें होती हैं वो 7 रूपों में भक्त हो जाती हैं। एक किरण जो आपकी होती है वो पास में होती है, ये आपकी लाल वाली होती है। और जिसकी तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है वो आपकी बैंगनी वाली आपकी होती है। तो यहाँ पर कहेंगे सबसे कम जो आपकी तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की है और सबसे ज्यादा अगर पूछ लेता तो आप कहते सबसे ज्यादा लाल रंग की होती है। क्लियर हो गया है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा। अरे कल 2-3 दिन से फ्री नहीं रहे इसलिए पीडीएफ नहीं मिल पाई है। बाकी 7 पीडीएफ है, आपने 7 पीडीएफ लगा लिया है क्या, 7 हमने पीडीएफ भेज दिया है, 7 पीडीएफ आपने लगा लिया है। बताइए अगर आपने लगा लिया हो तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
तो बताइएगा। अरे उनको पढ़ी है, कल टाइम नहीं मिला था, बताया था, थोड़ा सा हम बिजी रहे हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 68 में, यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है माइकल फैराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक अर्थात एल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज किया। इन्होंने जो बेंजीन की खोज किया था वो 1825 में किया था, मतलब जिसे बोलते हैं प्रदीप्त गैस, है ना, प्रदीप्त गैस बेंजीन की जो खोज किया था माइकल फैराडे ने 1825 में। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन अगर लगा लिया तो आज 4 पीडीएफ और भेज देंगे, परेशान क्यों होते भाई, अभी 4 पीडीएफ और भेज देंगे इस क्लास के बाद, अगर लगा लिए हो तो अच्छी बात है। चलिए 69 नंबर देना है और आपसे कह रहा है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ सही मिलान करना है। यहाँ पर दिया है अपश्रमिक दिया गया है और यहाँ पर खाद्य सामग्री दिया गया है। तो चलिए मिलान करिएगा। देखो पपीते के जो बीज होते हैं, है ना, यहाँ पर पपीते के बीज, है ना, कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, हल्दी, दूध, सरसों का तेल या काली मिर्च। तो आप कहेंगे यहाँ पर देखा पपीते के बीज जो आपको लगेंगे वो काली मिर्च जैसे आपको दिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अर्जीमोन के जो बीज होते हैं ये सरसों के तेल जैसे होते हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा सरसों, इससे जो आपका हो जाएगा सरसों का तेल। डिटर्जेंट से बात करते हैं तो डिटर्जेंट जब इसको घोलते हैं तो दुग्ध जैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो पीला इनलीक रंजक होता है ये आपके पीला जो आपका होगा हल्दी से होएगा। तो आप जानो या ना जानो लेकिन दिमाग लगाना जानो कि हम कौन से ऑप्शन को किसके साथ ज्यादा लगा दें। भाई बचपन में आपको खिलाया ना, सुडोकू खेला गया था, या मिलाने वाला होता है, ए के बाद बी आएगा सी, मतलब कुछ ऐसी चीज को दिमाग लगाया करो कि टीचर ना पढ़ाया हो या आपने ना पढ़ा हो तो कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं आपके सामने जो आपको तुक्का मारने के लिए काम बहुत उतने हो जाएंगे। आइएगा क्वेश्चन यहाँ पर मिलान कर लिया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है चिकनगुनिया मच्छर के काटने वाला संक्रामक है। अब आप ये बताइएगा चिकनगुनिया तो बहुत लोगों को हुआ होगा। अब यहाँ पर दिया गया है आपसे किल्यूसेक, इसको आप हटाई दीजिए, कभी नहीं पढ़े होंगे। मैनसोनिया कभी आपने पढ़ा ही नहीं होगा, या तो एंडीज पढ़े होंगे तो मैदानिफ्रीज पढ़े होंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो एनोफिलिस दिया और यहाँ पर एंडीज दिया गया है। चिकनगुनिया जो आपका फैलता है ना, ये विषाणु जनित रोग होता है और एंडीज मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर लगा देना है ना। बुखार खूब ढेर सा आएगा, शरीर में चकते भी पड़ते हैं, सिर दर्द आंख दर्द होता ही है, ये तो नॉर्मल है, तो ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है और आपसे कह रहा है कि सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है। 71 नंबर दिया और 71 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। अब आपसे यहाँ पर आयरन तो नहीं दिया गया है कि भैया सेब में लोहा होता है ना, होता है भाई, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तब आप क्या करोगे, कुछ और भी चीजें होती हैं। और क्या होती है, पोटेशियम। याद रखिए इसमें पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है। जो सेब होता है ये पोटेशियम की अच्छा स्रोत होता है। हमारे शरीर में क्या होता है, जो आपका हृदय होता है वो स्वस्थ होता है, तंत्रिका तंत्र अच्छे से कार्य करता है, मांसपेशियों में जो संकुचन होते हैं इनके लिए पोषक तत्व होता है जो आपका पोटेशियम होता है, जो कि यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। अर्थात ये कह रहा है कि जब घाटा ज्यादा आता है, जब आपके घर में घाटा होते हैं या आपके घर में बड़ी समस्या होती है तो आप क्या करते हैं, बचत ज्यादा करते हैं। जब पैसा कमा रहे थे, पनीर खा रहे थे, उड़ा रहे थे, है ना, लेकिन जब पैसा नहीं है, घाटे में सरकार जा रही है, तब आप पनीर थोड़ो खाओगे, अंडा को तोड़ोगे, उसी को पनीर बना लोगे और कहोगे हम पनीर खा लिए। मतलब जब घाटा ज्यादा होता है तो लोग अधिक बचत करते हैं। ऐसा कहने वाले जो वैज्ञानिक थे ये थे आपके डेविड रिकार्डो। इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया बचत करने का, रिकॉर्ड बना दिया बचत करने का। जब घाटा होगा तो हम रिकॉर्ड बना देंगे और अधिक बचत कर लेंगे। बस याद रखना डेविड रिकार्डो आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 73 नंबर में कि गिद्धा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं। चलिए, टीचर का माइंड फ्रेश हो तो आपका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा, और टीचर को अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो भैया आप भी डिस्टर्ब, है ना। देखो यहाँ पर 73 है और आपसे कह रहा है कि सर जो गिद्धा है ना, और भांगड़ा है तो ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं। 73 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके पंजाब के, भांगड़ा तो आप लोग जानते हो, है ना। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। गिद्ध को कभी उड़ते हुए देखा है कि नहीं देखा, दोनों पंख फैलाते हैं, और भांगड़े वाले में भी ऐसे ही लोग करते हैं। तो याद रखिए गिद्धा और भांगड़ा पंजाब आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है और आपसे कह रहा है भगवान जगन्नाथ के रथों का जो त्योहार है ये रथ यात्रा हर वर्ष में मनाया जाता है। तो भैया रथों वाला जो त्योहार है सुने भी होंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए जो पूरी जो आपके उड़ीसा में है ना, भगवान जगन्नाथ के लिए होता है। कृष्ण भगवान, बलदाऊ और जो आपकी उनकी बहना थी उनके लिए यहाँ पर रथ निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित ये आपका रथ यात्रा है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है और आपसे कह रहा है अयोध्या के श्री राम मंदिर के वास्तुकार जो आपके थे कौन थे।
75 की बात करते हैं तो हमने यूपी की करंट अफेयर में आपको बड़े अच्छी तरीके से बताया था कि भाई अयोध्या को जो राम मंदिर है उसके जो बनाने वाले थे वो आपके चंद्रकांत भाई थे, है ना, चंद्रकांत भाई सोमपुरा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा चंद्रकांत बी सोमपुरा, है ना, ये आपके थे। और इनके साथ एक लोग थे जिन्होंने मदद भी किया था, उनके बेटे थे निखिल और आशीष। निखिल और आशीष इनके जो बेटे हैं उन लोगों ने मिलकर यहाँ पर कह सकते हैं इस मंदिर के वास्तुकार आपके हो गए, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपसे कह रहा है कि सर अगस्त 2024 में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर आपका रहा है। आप लोगों ने ओलंपिक का वीडियो देखा होगा और देखा होगा कि ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीता था। 6 पदक में से एक आपका रजत पदक था और आपके 5 जो आपके थे कांस्य थे। और यहाँ पर रैंक देखा जाए तो भारत की जो रैंक रही वो आपकी 71वीं रैंक रही है। और अगर आपसे पूछे फर्स्ट रैंक कौन रहा है तो फर्स्ट रैंक में कौन रहा था, तो आपका अमेरिका रहा था, जो कि 40 स्वर्ण पदक जीता था। कुल मिला के 126 पदक उसके पास यहाँ पर इस बार प्राप्त हुए थे, है ना, जो कि आपके पेरिस के फ्रांस में आयोजित किए गए थे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने 40 स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, याद रखिएगा। तो उसका स्थान कौन सा है, अमेरिका का फर्स्ट है, यहाँ पर भारत का है 71वां है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2024 में कहां भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है आपके आइजोल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल में किया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया है और ये जो शुभारंभ किया है वो कहां पर शुरू किया है। 53 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका ये मुंबई में शुरू किया है। कहां पर शुरू किया है, मुंबई में। क्या है, हमने बताया कि आपके 18 से लेकर जो आपके 30 वर्ष के युवा है, जो आपके बेरोजगार है, युवाओं के लिए देखा जाए उद्योग के अनुभव के, है ना, ये सब चीजों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है और आपसे कह रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे अर्थात जो आपके बीपीएल है, तो बीपीएल की जो जनगणना है वो आपकी किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर 54 नंबर देना है और 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, आपकी 1992 में। याद रखिएगा कि 1992 में क्या हुआ कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें से जो गरीबी रेखा से नीचे अर्थात बीपीएल जनगणना आपकी कराई गई थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 55 नंबर में, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राग युद्ध अर्थात 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो 10 राजाओं का जो युद्ध है और इसका उल्लेख जो मिलता है वो आपके ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो इसमें एक मंडल होता है, 7वां मंडल। कौन है, तो 7वें मंडल मिलता है। रावी नदी के किनारे ये लड़ा गया था। रावी को बोलते हैं परुषणी नदी, है ना, इसे परुषणी नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यात्री जो आपका था इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से आया था। चलिए बताना है। 56 नंबर आपसे कह रहा है कि जो यात्री था इब्न बतूता वो किस देश से आया था। यहाँ पर 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 56 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। दोस्तों ये मोरक्को का था और ये आपके देखा जाए तो 1333 ईस्वी के समय आया था। उस समय भारत में जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। और यहाँ पर इसकी एक पुस्तक भी है, रेहला नामक पुस्तक इसने लिखा है। जब यहाँ पर आया था तो याद रखिएगा जो कह सकते हैं कि आपके मोहम्मद बिन तुगलक था, इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से किया था। देखिए जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है वो आपकी जो शुरुआत की गई थी वो आपकी कब की गई थी, तो आपको याद रखना है 1793 ईस्वी में की गई थी, 1793 में, ठीक है ना। और देखा जाए तो इसको इस्तमदारी, जगीरदारी, मालगुजारी, है ना, बिस्वेदारी आदि के नाम से जाना जाता है। और देखिए बंगाल में और बिहार में और यूपी में कहाँ पर जो वाराणसी तक इसका विस्तार भी था। तो कहने कहीं बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी में कहाँ पर वाराणसी वाले में एरिया में कौन देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 57 का ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, बंगाल और बिहार हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। देखिए संघीय कार्यपालिका जो आपका भाग 5 है उसमें यहाँ पर संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है भारत का जो राष्ट्रीय धरोहर पशु है वो इनमें से कौन सा है। तो धरोहर पशु की बात करते हैं तो आपकी विरासत पशु जो आपका है वो कौन सा है, हाथी है, जिसको 2010 में विरासत पशु घोषित किया गया था, बी नंबर आपका बन जाएगा। अगला है कि भारत की पार्लियामेंट को भी कहा जाता है, भारत की जो पार्लियामेंट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं क्या, नहीं, इसे कहते हैं हम लोग संसद, है ना। संसद में यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा ये जो होती है पार्लियामेंट और राष्ट्रपति को मिलाकर ही बनता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है राज्य विधानसभा की जो 2 सत्र होते हैं इनके बीच अधिकतम जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है। तो इनके भी समय अंतराल होता है 6 महीने का समय अंतराल होता है, याद रखिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, है ना, 6 महीने का अंतराल होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थान है वो आपका कहाँ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पश्चिमी आपका हो गया और ये पूर्वी हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका जो घाट आपका है और ये घाट जो आपको मिलता है कहीं ना कहीं इस वाले आपको मिलता है जो कि नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कभी कभी नीलगिरी पहाड़ी नहीं देता है तो नीलगिरी पहाड़ी के नीचे वाले एरिया में ही कार्डमम की पहाड़ियां है। कौन सी है, तो कार्डमम की पहाड़ियां है। कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में देखा जाए प्राकृतिक दिया है, और प्राकृतिक दिया है तो ये उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरित क्रांति का पहला जो चरण है मुख्य तौर पर 2 फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो इन 2 फसलों का सबसे अच्छा निरूपण करता है। हमने कहा क्रांति जो आपकी हुई थी हरित क्रांति में 2 फसलों पर मुख्य यहाँ पर गेहूं और चावल था ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र जो आपका है वो कौन सा है। 65 नंबर दिया है। और भारत का सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र आपका मुरी जो कि आपका एल्युमिना संयंत्र है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1948 के समय ये आपका स्थापित किया गया था, इसका ऑप्शन आपका ए बनेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट के अवधि के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या विस्फोट है, और जनसंख्या विस्फोट आपकी होती है कब होती है, तो देखिए ऑप्शन को देखना 51 से लेकर यहाँ पर 81 है, ये 21 से यहाँ पर 51 दिया है, तो ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि पूछा जनसंख्या विस्फोट पूछा गया है, ना कि यहाँ पर अंतराल पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि मालूम है हमने बताया था कि 1971 ईस्वी में जब बांग्लादेश युद्ध हुआ, तो बांग्लादेश जब आजाद हुआ था कहीं ना कहीं वहां की 10 लाख जनसंख्या आपके भारत में यहाँ पर आई थी, है ना, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या उससे भी बढ़ोतरी हुई थी, तो ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला है कि किसी तरंग की आवृत्ति उसके विद्युन्मानुपाती होती है। सूत्र आपने पढ़ा होगा कि आवृत्ति n बराबर 1 जो होता है वो टी होता है, टी मतलब होता है तरंगदैर्घ्य होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंगदैर्घ्य के विद्युन्मानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर 68 दिया गया है, और 68 की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा कि भैया यहाँ पर जो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसमें क्या कोई गंध होती है क्या, कोई गंध होती है क्या। आप कहेंगे सर ये एक रंगहीन है और गंधहीन गैस है। H2S मतलब होता है, H2S मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो आपकी होती है वो कैसी होती है, रंगहीन, जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है, तो इसका बन जाएगा ये वाला। SO2 की बात करते हैं तो SO2 क्या होता है, तो यहाँ पर रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, SO2 वाला। सही है कि नहीं सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर है 2, है ना, यहाँ पर देखिए 2, 1 और 3, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। हमारी त्वचा को भी और हमारी आंखों को स्वस्थ करने में रखने में यहाँ पर विटामिन जो आपका ए है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। विटामिन ए आपका महत्वपूर्ण योगदान देता है, याद रखिएगा। क्लियर है। एक आंख की जैसे रेटिना है, मतलब ये सब चीजें होते हैं, है ना, रोशनी कम हो जाती है, सब चीजों कहीं ना कहीं विटामिन ए महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग की बात करते हैं, ये होता है चिकन पॉक्स, है ना। चिकन पॉक्स जो आपका है, जो कि चिकन पॉक्स वेरियोला वायरस जो होता है, जोस्टर वायरस, उसके कारण होता है, बेहद संक्रामक बीमारी होती है। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित को जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। कोई भी जीवित आपका जीव हो, है ना, उसका अंतिम ऊर्जा का स्रोत जो आपका होगा यहाँ पर कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर कहेंगे सर सूर्य होता है। कौन होता है, यहाँ पर सूर्य होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी है जो किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम होती है। मंदी जो अब आपकी आती है कहीं ना कहीं 72 नंबर में, वो आपकी चक्रीय बेरोजगारी होती है। चक्रीय बेरोजगारी आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन, तो मंदी का कारण आपका चक्रीय बेरोजगारी होती है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना कब चालू की गई थी। 2015 में चालू की गई थी, और लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक सभी को आवास की सुविधा प्राप्त होगी। तो ये योजना जो आपकी शुरू की गई थी आवास और शहरी मंत्रालय के माध्यम से हुई थी। 73 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है पुष्कर मेला जो आपका लोकप्रिय मेला है ना। पुष्कर मेला जो लगता है, खास करके ऊंट भी यहाँ पर आते हैं, तो पुष्कर मेला जो लगता है वो आपके राजस्थान में लगता है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि FDI जो आपका है, इसका पूर्ण रूप इनमें से क्या है। FDI का पूर्ण रूप क्या होता है 75 नंबर में। FDI की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर फॉरेक्स दिया है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर होता क्या है, फॉरेन होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाए। कि सर उस योजना का नाम क्या है जिसे वर्ष 2018 में पोषण अभियान के रूप में एक नया नाम दिया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, 76 नंबर आपके सामने है, और आपसे कह रहा है कि सर उस योजना का नाम बताओ जब 2018 में पोषण अभियान के रूप में ये नया नाम दिया गया था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 76 नंबर में वो ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन चलाया गया था। क्या चलाया गया था, राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो अल्प पोषण होते हैं, एनीमिया हो गया, है ना, जन्म के समय वजन में जो कमी होती है ना, तो उनको प्रति वर्ष कम करना, उसके बारे में दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि सर मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो आपका है क्या। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा रेगिस्तान का टीला नहीं, मृतकों का टीला, द डेड ऑफ माउंटेन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध जो आपका है वो किससे होता है। दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा होगा, और उसमें जो उलेमा जो शब्द हुआ करता था ना, उलेमा वो जो हुआ करता था उसे हम कहते क्या हैं, तो विद्वान, धर्म शास्त्री और न्याय शास्त्री, अर्थात 78 जो आपका दिया गया है। तो 78 का जो ऑप्शन आएगा वो राइट हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द जो होता था मुस्लिम विद्वान के एक समूह को संदर्भित करता है। मुस्लिम विद्वान जो हुआ करते थे उनको कहा जाता था, जिसे इस्लामी कानून या धर्म के विषय में भी जानकारी मिलती है। यहाँ पर अगला है, भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल किया था। मतलब भारत में जो स्थानीय सरकारी निकाय है इनको बनाने की जो पहल किया है वो किया था आपके रिपन ने किया था। रिपन के समय आपको मालूम है जनगणना आपकी नियमित रूप से आपकी स्टार्ट हुई थी। तो स्थानीय लोगों में से कई लोग थे जो प्रशासक के काम से दूर थे, तो इसलिए उन्होंने प्रशासन में लाने के लिए स्थानीय सुशासन की आवश्यकता पड़ी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सर ये बताइएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर राज्य लोक सेवा है, निर्वाचन भी है, संघ लोक सेवा है, लेकिन नीति आयोग ये आपकी गैर संवैधानिक संस्था है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है यहाँ पर बताना है, और ये क्वेश्चन आपको हल्के मत लेना है। ये क्वेश्चन को आप हल्के मत लेना। आपको मालूम है कि ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन आपके होते हैं। 2018 के समय 2018 में नहीं 16 के समय जो आपका पेपर हुआ था उस समय पूछा गया था भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है ये पूछा गया था। ठीक है, 2016 में शायद 17 में पेपर हुआ था, तब हमने पेपर दिया था। हमको थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि कुछ बच्चों की हेल्प करना था, रजिस्ट्रेशन 15 बच्चों के साथ किया गया था। ठीक है, एक प्रकार से बोलते हैं जैसे सालवर होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन क्या हुआ था, वो सब नंबर एक साथ में नहीं पड़े थे। ठीक है, तो उसमें एक लड़की हमसे पूछ रही थी कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। मतलब इतने कमजोर बच्चे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। हमने कहा कि जब तुमको राष्ट्रीय फल नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे क्या, हम आपको पूरे 100 क्वेश्चन कैसे सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि भैया फिर हमने बताया भैया जब तुमको ये नहीं पता है तो फिर दुनियादारी तो छोड़ो फिर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, ये ना सोचिए कि नहीं हाँ ये क्वेश्चन कहाँ आ सकता है, आता है, याद रखिएगा। देखो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, 81 नंबर है। चलिए 81 नंबर। देखो सालवर की बात अलग होती है, सालवर जो होते हैं वो दूसरों के लिए बैठारे जाते हैं। ठीक है, दूसरे के लिए, लेकिन हम सालवर नहीं थे। ठीक है, हमारा फॉर्म जबरदस्ती भर दिया गया था, और एक सर थे, उनके 15 बच्चे थे, तो उन बच्चों के बीच में रजिस्ट्रेशन हमारा था, तो कह रहे थे आप उनके हेल्प कर देना। ठीक है, इसलिए हेल्प के लिए था, बाकी वैसे नहीं कि हम किसी दूसरी की वजह से बैठे थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस समय हमारे नंबर भी आए थे, लेकिन मेरिट आपकी काफी गई थी, शायद 97 ऐसे कुछ कट ऑफ चली गई थी, तो फिर नहीं हुआ था। यहाँ पर देखो आपके दिया है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है 81 नंबर में, तो 81 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ये कमल है ना, कि जो कि एक जली जगत का पौधा है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जली जगत हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 82 और आपसे कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल नंबर आपके किस में कहा गया है, 52 में कहा गया है। क्या कहा गया है यहाँ पर, जो आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया। जो जम्मू और कश्मीर की विधान परिषद थी इसको समाप्त कब किया गया था, 83 नंबर में। तो भैया ये 2019 में जब संशोधन आया था, है ना, 2019 में जब आपका संशोधन आया अक्टूबर 2019 में, तो इसको भंग कर दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो जो पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ तो यहाँ से फिर इसको हटा दिया गया, और लद्दाख और इनको दो ऐड मतलब कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर में लद्दाख और ये आपके बन गए थे। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अब ये तो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, बांग्लादेश के साथ करता है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। हमने कहा था कि बचपन का सपना MBA, बचपन का सपने जो आपका है MBA, आपको याद रख लेना है। सबसे बड़ी सीमा आपकी बांग्लादेश के बाद फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये बिल्कुल क्रम है, बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है। मतलब जो पंजाब है ना, पंजाब जो आपका है ये किसके मामले में ज्यादा है, उपजाऊ मिट्टी के मामले में, सिलिकॉन के मामले में, कोयला के मामले में, या पेट्रोलियम के मामले में। अब ऐसे क्वेश्चन में तो आपको तुक्का मारना होगा। अगर टीचर ना भी पढ़ाए तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि टीचर ने नहीं पढ़ाया है। ठीक है ना, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपने अगर थोड़ा पढ़ाई किया होगा तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो दिया गया है उपजाऊ मिट्टी। अब आप बताइए क्या सिलिकॉन यहाँ पर कभी पढ़ा है कि पंजाब में सिलिकॉन मिलता है ना। पेट्रोलियम भी आपने नहीं पढ़ा है, क्या कोयला आपने झारखंड वगैरह होता है, ये तो होएगा नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर ये उपजाऊ मिट्टी है, पंजाब राज्य जो है प्राकृतिक संसाधन दिया है, प्राकृतिक संसाधन है, उपजाऊ मिट्टी के लिए समृद्ध है। आपको मालूम है कि यहाँ पर जो गेहूं होता है वो सबसे ज्यादा होता है भारत में, लेकिन आपने पढ़ा होगा यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए प्रतिशत के हिसाब से
मान लो अगर यहाँ पर क्या है 4 बीघा खेत है, 4 बीघा, तो 4 बीघे में मान लो 10 कुंटल हो रहा है। तो यूपी में मालूम है 15 बीघे में कितना होता है, 10 कुंटल होता है 15 बीघे में। तो इसलिए कि यहाँ की जो मिट्टी हो बड़ी उपजाऊ है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट। क्लियर है। अगला है निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव है। मतलब भारत की जो हरित क्रांति थी उसमें नकारात्मक प्रभाव किस कारण से हुए, नकारात्मक जो प्रभाव देखे गए वो किस कारण से देखे गए, ये कह रहा है। तो पहला दिया है भूजल स्तर में ह्रास हो रहा है ना, कहीं ना कहीं ये आपकी कमी हुई। मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, है ना। इसके बाद दिया गया है बढ़ती हुई इनपुट लागत, कहीं ना कहीं ये नकारात्मक प्रभाव देखे गए। यहाँ पर आंसर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपसे दिया गया है कि सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा कितनी होती है, अर्थात जो सीमेंट होती है ना उसमें जो आपकी बालू होती है वो कितने % होती है लगभग। सीमेंट में जो बालू होती है वो कितनी होती है लगभग, आप अपने हिसाब से देखिएगा 87 नंबर में। तो याद रखिए 17% से लेके 25% तक इसमें क्या होती है, सिलिका होती है। यहाँ पर जो 87 नंबर दिया गया है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि सिलिका का अनुमानित जो परसेंटेज होता है वो 17 से लेके 25% तक आपका होता है। यहाँ पर जो आंसर है आपका हो जाएगा डी नंबर। अब आप कहेंगे इसके अलावा क्या होता है, तो सीमेंट में याद रखिए सिलिका, एल्युमिनियम, है ना, एल्यूमिना के साथ चूना मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं, एल्यूमिना को मिलाते हैं और फिर चूना मिलाते हैं। तो यहाँ पर जो सिलिका होती है 17 से 25% होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग के बीच से होकर गुजरता है। शेरशाह सूरी मार्ग को हम लोग जीटी रोड भी कहते हैं। अब आप ही जानते हैं कि जो जीटी रोड है वो आपके देखिए दिल्ली से अमृतसर के लिए आपका आंसर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। कन्याकुमारी तो जाता ही नहीं है ना। लखनऊ वाला तो ऑप्शन में नहीं आता है, लखनऊ इसमें पड़ता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर मनाली नहीं पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर दिल्ली और अमृतसर, आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला है, किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 89 है और आपसे कह रहा है कि कोई आपकी देखिए कैंडल है और ये कैंडल क्या है, यहाँ पर जल रही है और एक लौ के साथ यहाँ पर जल रही होती है। और जब लौ के साथ जल रही होती है तो यहाँ पर कहेंगे सर इसकी जो बाहरी ज्वाला होती है, बाहर वाला पार्ट, ठीक है, बाहर वाला पार्ट, तो कहीं ना कहीं ये बाहर वाला जो पार्ट होता है उसका रंग जो होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 89 नंबर में वो आपका होता है नीला, सबसे जो आपका होता है नीला ही होता है। अंदर वाला जो भाग होता है यहाँ पर जो आपकी बाती लगी होती है वो बाती जो आपकी होती है काली होती है, याद रखेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कोयले का जलना, है ना, कोयले का जलना उदाहरण है किसका है। कोयले का जलना जो उदाहरण है वो किसका है, यहाँ पर बताइएगा जल्दी से। यहाँ पर दे सकते हैं आपका आंसर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, कोयले का अगर जल रहा है, कोयला अगर जल रहा है तो कहीं ना कहीं ये आप लोग कहेंगे सर क्या विस्थापन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया होती है, याद रखिएगा। कंफ्यूज तो नहीं हुए हैं, पीला नहीं होता है, फिर से आप लोग गलत हो गए, ध्यान नहीं दे रहे हैं। याद रखिएगा कि जब कैंडल होती है तो कैंडल में जब बाहर का ये होता है वो ऑक्सीजन पाता है, क्या पाता है, ऑक्सीजन पाता है। और जब ऑक्सीजन पाता है तो उसका पूर्ण दहन हो जाता है। और जब पूर्ण दहन होता है तो याद रखिएगा, आप देखे होंगे कभी जब आप घर पे देखिए या कहीं देखिए, जब खुरपी वाले जो होते हैं पीटने वाले बिल्कुल लाल कर देते हैं, फिर हल्का सा उसमें देखेंगे नीलापन होता है, वो नीलापन ही होता है वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं वो पूर्ण दहन वाला होता है। और वही में अगर छू लोगे तो आपको जलन होगा। आपको मालूम मोमबत्ती के बीच वाले भाग जो होता है वो काला भाग होता है, उस काले वाले भाग को अगर छुओगे जल्दी से तो वहां पर आपको जलन नहीं होगा। लेकिन बाहर वाली जो आपकी ज्वाला होती है वो नीली ज्वाला होती है। अंदर वाली जो सबसे होती है वो आपकी काली होती है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर देखिए नीले पहले भी आपका क्या होता है, पीला आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए इसको नीला ही लगाना है। अगला आइएगा, कोयले का जलना एक उदाहरण है, संयोजन क्रिया है। 90 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा, संयोजन। मतलब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन होता है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं। कह रहा है विटामिन में जल में विलय होते हैं, तो हमने कहा था बच्चा पानी में डूब गया, बी सी, बच्चा पानी में डूब गया। तो बी और सी जो आपके हैं वो आपके जल में विलय हैं, बाकी और क्या है वसा में विलय होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी जो HIV वायरस है को नष्ट करता है जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। 92 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पर याद रखिए एड्स का पूरा नाम भी पूछ लेता है आप लोगों के एग्जाम में, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, जो कि HIV होता है, ह्यूमन कह सकते हैं HIV जो वायरस होता है ये कहीं ना कहीं श्वेत रुधिर कणिकाएं जिन्हें कहते हैं। लिम्फोसाइट मतलब होता है WBC, है ना। देखिए किस लोगों ने जवाब दिया है, तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं इनको लिम्फोसाइट कहते हैं, इनको नष्ट कर देता है जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती, खत्म होती है आपके एड्स में। तो ऑप्शन डी बनेगा। कौन सा तृतीय उपभोक्ता है, देखिए 92 की अगर हम बात करते हैं तो तृतीय उपभोक्ता इसमें से कौन बनेगा, टिड्डा होगा, घास होगा, सांप होगा या मेढक होगा। चलिए बताइएगा। देखो हमने कहा था ये उपभोक्ता से रिलेटेड यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा से होता है। जैसे क्या होता है, अगर हम आपसे बात करें जैसे पौधा है, पौधा, तो पौधे जो आपके होते हैं वो भोजन
सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। पौधे को जो खाते हैं वो कौन खाते हैं मालूम है? पौधे को जो खाते हैं वो कौन होते हैं भाई? इस पौधा जो आपका हो गया यहाँ पर, ये उत्पाद हो गया, और पौधे खाती हैं, जैसे तितली हो गया, तो तितली हो गया क्या? प्राथमिक हो गया। फिर इसके बाद तितली को मान लो, फिर इसके बाद तितली को मान लो खा लिया चूहा, चूहा खा लिया सांप। उसी प्रकार से इनमें क्या होता है, घास खाएगा कौन है? टिड्डा, है ना। और टिड्डा की अगर हम बात करते हैं तो टिड्डा को खा लेगा मेढक, और मेढक को खा लेगा सांप। तो इसलिए तृतीय उपभोक्ता कौन बचा? बी नंबर आपका हो गया मेढक, यहाँ पर सांप हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेढक सांप को नहीं खा पाता है, लेकिन सांप मेढक को खाता है, तो फाइनल में कौन आ रहा है? सांप आ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। यही पर अगर मोर हो जाता तो मोर जो होता है वो सांप को खा लेता है, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि सर अर्थव्यवस्था के, क्या दिया है कि अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है? 94 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है, अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचा मतलब होता है जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का क्या योगदान है। जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान आपका आंसर है, यहाँ पर बी बनेगा। अगला दिया गया है कि आपकी पीएमईजीपी जो आपकी योजना चलाई गई थी, मतलब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों याद रखिए, ये जो आपकी योजना है वो शुरू की गई थी सूक्ष्म, लघु, मध्यम और उद्यम। यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बताना है। जो सर कथक है, कथक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी किससे हुई है? तो याद रखिए, कथक हुई है कथा से बनी है। किससे बनी है? कथा से बनी है। तो कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है, इसका मतलब होता है कहानी। कथक 4 अलग रूपों में होता है जिन्हें घराना कहते हैं, ठीक है। कथक जो होता है, जो कुल मिला के देखा जाए, ये 4 अलग अलग रूपों में होता है आपके यूपी में, जिसे घराना कहते हैं। तो ये कथा हो गया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? ये गद्यांश में भी आपने पढ़ा होगा, बाकी जीके में भी आपको पढ़ने को मिलता है। तो ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है आपकी चेन्नई में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चेन्नई। अगला 90 नंबर है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार यहाँ पर चुना गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका 98 का ऑप्शन बनेगा। ये आपके कौन है भैया? 2022 पूछ लिया है ना, 22 पूछ लिया है। ऋषभ शेट्टी थे, कौन थे? ये 2022 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 पूछ लिया है। तो याद रखिएगा, ये आपका ऋषभ शेट्टी थे। 98 का ऑप्शन जो आपका दिया है वो आपका बने कौन सा? यहाँ पर डी हो जाएगा। लेकिन ये 2022 के लिए है, लेकिन ये जो चुना गया है वो 2024 में चुना गया है। लेकिन 2022 जैसे कोई पुरस्कार होते हैं 2016 वाले अब जैसे दिए गए, तो कहीं ना कहीं ये जो पुरस्कार 2024 में ही दिया गया है, लेकिन 2022 के लिए है, दिया गया 24 में। कुल मिला कह सकते हैं कि जो आपका 16 अगस्त को दिया गया था, 16 अगस्त 2024 को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने क्या किया कि घोषणा किया कि 17वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में ऋषभ शेट्टी, एक ऋषभ शेट्टी आप लोग शायद नाम सुने होंगे, एक मूवी थी कांतारा, सुने थे भाई? कांतारा मूवी आपने देखा होगा, कांतारा मूवी आई थी, वही आपके हैं कांतारा ऋषभ, ठीक है ना। याद रखिए, जो आपके ऋषभ शेट्टी हैं फिल्म कांतारा को, है ना, इनका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था, वो है कांतारा वाले। अब आप लोग समझ में आ गया था, क्लियर है, ठीक है, अब डाउट नहीं होना है। याद रखिए, कांतारा जो मूवी रही है उस मूवी के लिए ये अब आपका चुना गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जुलाई 2024 में केरल के किस जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है? देखिए यहाँ पर जो भूस्खलन हुआ है वायनाड जिले में हुआ है, आपने बिल्कुल सही चुना है, वायनाड जिले में हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत लोग लापता भी रहे हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मार्च 2024 में किसने लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है? दोस्तों याद रखिएगा, लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष जो आपके हैं वो आपके कौन है, बताना है जल्दी से। चलिए, ये जो आपके हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा? 100 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर। याद रखिए, न्यायमूर्ति जो आपके हैं अजय मणिकराव खानविलकर हैं, ये दूसरे अध्यक्ष के पद पर हैं। इन्होंने जो स्थान लिया है पिनाकी चंद्र घोष का लिया है। किसका लिया है? तो भैया इसके पहले जो थे वो आपके पिनाकी चंद्र घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष थे, याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष रहे हैं। यह है 26 दिसंबर की सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में पंचवर्षीय योजना के तहत था, मतलब 26 दिसंबर में देखा जाए सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में जो था पहली ही पंचवर्षीय योजना में था ना, ये आपको 1952 में शुरू हुआ था, 1952 में शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। इसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 4 वेदों में किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह मिलता है? चलिए बताना है कि भैया जो आपका तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब चीज आपको मिलता है ना, कौन से वेद में आपको मिलेगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। चलिए, अथर्ववेद होगा। चलिए अथर्ववेद में लगाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर अथर्ववेद जो आपका है इसमें जादू टोना टंट मंट, है ना, मतलब तंत्र मंत्र ये सब जो आपके हैं वो आपके देखने को मिलते हैं।
अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया 28 नंबर में कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में हराया था, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। और इस युद्ध में देखा जाए तो इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली सुल्तनत का एकमात्र आपका शासक था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक भाव की तीखी आलोचना किया है। तो भैया यहाँ पर देखिए पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डी नंबर, वो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का जो भाग 4 है ये प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है ये प्रावधान किसका करता है? मौलिक कर्तव्य का, नीति निर्देशक का, मौलिक अधिकार के, संघ की कार्यपालिका की। तो आप कहेंगे सर भाग 4 दिया है और भाग 4 दिया है तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो आपके दिए गए हैं कहीं ना कहीं 51 तक जो आपके हैं, है ना, 32 से लेकर। तो यहाँ पर देखा जाए कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके जिन्हें बोलते हैं ना कि अदालत में नहीं कुछ किए सकते हैं, ठीक है। ये इनके अगर इनका उल्लंघन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, नहीं जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको बोलता है अबाध योग, क्या बोलते हैं? अबाध योग आपके लिए बोला जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार होते हैं, बाध्य योग होते हैं, इनमें अगर उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्वेश्चन 31 है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध दिया गया है। देखिए यहाँ पर 31 नंबर दिया है, 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता जो आपका है ये समाप्त कर दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 32 नंबर है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? अगर राज्यसभा का बन रहा है और राज्यसभा का बन रहा है तो आपको 30 वर्ष होना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और यहाँ पर राज्यपाल के लिए होता है 35 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा के लिए होता है 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? आप बताना है सबसे पुराना उच्च न्यायालय आपका कौन सा है, बताइए भाई जल्दी से। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? चलिए 33 नंबर देना है। 33 के ऑप्शन की बात करते हैं तो भैया आपको पता है कलकत्ता उच्च न्यायालय बना था, है ना, बहुत पहले बना था 62 के समय ना, 1862 में, 1862 के हुआ था। और कहीं ना कहीं इससे पहले फोर्ट विलियम में, है ना, फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका 34 और आपसे कह रहे हैं कि जो पर्वत हैं उनकी चोटी की ऊंचाइयां आपको बताना है 34 नंबर में। पहले ऑप्शन को देखिएगा, माउंट एवरेस्ट 8848, मतलब यहाँ पर देखिए बी होगा और बी है तो एक ही ऑप्शन मिल गया है, यहीं से आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब मिलान कर लीजिएगा कि जब धौलाधर है तो धौलाधर की आपकी 8172 हो जाएगा, कामेत पर्वत की 7756 और अन्नपूर्णा की है 8078। कुल मिला के आपको एक ही ऑप्शन था जो कि आपको मालूम था कि माउंट एवरेस्ट की 8 है और यहीं से आपको मिल गया है, ये नंबर हो जाएगा। अगला है कटीले वन और झाड़ियां भारत के किन भागों में पाई जाती हैं? जो कटीले वन हैं और झाड़ियां हैं भारत के किन भागों में पाई जाती हैं? उत्तर पूर्वी भाग, इसका मतलब बात कहाँ की हो रही है? उत्तर पूर्वी मतलब इस वाले भाग में, या आपके दक्षिण वाले भाग में, या आपके उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी हो गया यहाँ पर, या तो आपकी पूर्वी भाग में, या उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। आप बताइएगा 35 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो उत्तर पश्चिम होगा ना, अर्थात जो राजस्थान एरिया वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बारिश थोड़ा कम होती है तो यहाँ पर कटीले वन और झाड़ियां मिल जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? तो देखिए 36 नंबर है और 36 की अगर बात करते हैं तो उच्च उपजाऊ वाले किस्म थे, है ना, क्या थे? उच्च उपजाऊ वाले किस्म के थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तांबा जो मध्य प्रदेश में होता है वो आपके कहाँ पर होता है? 37 नंबर आपको देना है। चलिए बताइएगा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो तांबे का अग्रणी उत्पादक है? 37 नंबर दिया है। 37 का ऑप्शन ये आपका बालाघाट है। बालाघाट जिले तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। यहाँ पर एक तांबे की खदान है जिसे बोलते हैं मलाज खंज का पर प्रोजेक्ट, है ना, तो इसका आंसर आपका सही बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं? अर्थ ट्विन प्लेनेट जो कहते हैं किसे कहते हैं? 38 नंबर दिया है तो ये है आपका शुक्र ग्रह है। क्या है? शुक्र ग्रह है। कहीं ना कहीं देखा जाए पृथ्वी और शुक्र का जो आकार है द्रव्यमान में लगभग समानता है। दोनों ग्रहों की संरचना में बहुत समानता मिलती है। ये दोनों ग्रह सौरमंडल के एक ही आंतरिक भाग में बने हुए हैं, है ना। शुक्र और पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी ग्रह भी है ना, कई चीज आप कह सकते हैं। बाकी अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह भी है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है खूब है, ढेर सारी है। सल्फ्यूरिक अम्ल के भी साक्ष्य मिले हैं। पीले बादलों में डूबा हुआ है ना, ये बहुत ढेर सारी चीजें आपके हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड है जो कि 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं है? 39 नंबर है। 39 नंबर में देखिए आपका यहाँ पर नहीं शब्द दिया है तो ये प्रीसाइज जो आपका दिया है, प्रीसाइज जो आपका है इसमें नहीं आता है, एमएस 16 में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? सेरीकल्चर जो कहते हैं वो अंगूरों की खेती को नहीं कहते हैं, अंगूरों की खेती शायद विटीकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन को भी नहीं कहते हैं। मत्स्य पालन को कहते हैं क्या? क्यों भाई, मत्स्य पालन को कहते हैं क्या?
ये भी नहीं होगा। रेशम के कीट पालन जो आपका दिया है, रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, मत्स्य पालन में जो होता है वो मछली होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे हम लोग कहते क्या है, जिसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं इसे, अलैंगिक जनन कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में जीवधारी प्राय अपने समान अर्थात जनक के कह सकते हैं एकदम समान संतान उत्पन्न करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर ये कह सकते हैं जब कोई शुक्राणु होता है, वो शुक्राणु क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है ना, दो भागों में टूट जाता है तो वो आपके क्या होता है, एक ही जैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर जब आपके दो अंडाणु होते हैं और अलग अलग शुक्राणु जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग रूप के होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 42 नंबर और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है अर्थात बैक्टीरिया रोग है। बैक्टीरिया जो आपका है यहाँ पर देख सकते हैं आपसे इबोला है, मलेरिया है, रेबीज दिया गया है। तो आपसे कह रहा है सर जीवाणु जनित रोग जो आपका है इनमें से राइट क्या हो सकता है। कुष्ठ रोग जो आपका होता है ये फंगस में आता है ना, किताब में आपका कुष्ठ रोग दिया है वो जो कि गलत है। कुष्ठ रोग आपके बैक्टीरिया में ना आके इसको हम लोग कहने के फंगस वाले में आएंगे, है ना। यहाँ पर देखो इबोला है, मलेरिया है और आपका दिया है जलांतक अर्थात रेबीज। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या आ सकता है इसका, रेबीज यही होगा, रेबीज। क्यों भाई, रोज होता है रेबीज में नहीं, रेबीज नहीं होगा, ये कुष्ठ रोग होगा। ठीक है, कुष्ठ रोग ही होगा, रेबीज नहीं आएगा। मलेरिया परजीवी होता है, इबोला वायरस है, जलांत रेबीज ये भी कहीं ना कहीं आबादमी वायरस टाइप में हो जाएगा। इसका ऑप्शन कुष्ठ ही हो जाएगा। देखिए जैसे आपका बैक्टीरिया से आपके रोग होते हैं, है ना, इसमें मुख्य रूप से देखो माइक्रोबैक्टीरियम एक होता है जिसे हैंसन के रूप में कहा जाता है। हाँ, इस रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं जो कि आपकी जीवाणु जनित है। सही है, ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा, किताब में सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है टमाटर मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो टमाटर इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपके बॉडी में जो खांसी आ रही है कई दिनों से। देखो टमाटर में हमने कहा टमाटर में पाया जाता है एक्जेलिक अम्ल और आपकी बॉडी में जो स्टोन होता है वो भी होता है एक्जेलिक अम्ल, इसलिए मना करते हैं कि टमाटर को नहीं खाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा, एक्जेलिक अम्ल आपका होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ट्राटिक अम्ल होता है इमली में, किसमें होता है, इमली में होता है, याद रखिएगा। अगला है रंगराजन समिति का संबंध किससे है, बताना है 44 नंबर में कि रंगराजन का संबंध किससे है। तो ये रंगराजन आए थे गरीबी का आकलन करने के लिए, किसके लिए, गरीबी का आकलन करने के लिए यहाँ पर ये समिति बनाई गई थी। ठीक है, 2012 में और 2014 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है गरबा जो त्योहार है, गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है। 45 नंबर है गरबा। देखो बिहू दिया है, पोंगल है, दिवाली है, नवरात्र है। अब आप बताइए 45 नंबर में गरबा तो आपने पढ़ लिया कि हाँ कहाँ पर होता है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है, गुजराती लोक नृत्य है। लेकिन याद रखिए गरबा जो होता है वो नवरात्रि के समय होता है, नवरात्रि के समय होता है त्योहार, याद रखिएगा, 9 दिन चलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुंभ मेला संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है, बताना है कुंभ मेला संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है। अब ये तो भैया आपको बच्चे बच्चे को पता होगा, कुंभ मेला 12 साल में एक बार आता है ना। जो भी वहां पर डुबकी लगाता है उसके पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है। और यहाँ पर देखिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया है कि जो 2025 में आपका महाकुंभ है, इस मेले का आयोजन किया जाना है वो 13 जनवरी से लेके आपकी 26 फरवरी तक आपको किया जाना है। ये कोई एग्जाम में पूछा गया, याद रखिए। अभी हाल ही में जो भी पेपर हुआ हो, है ना, एक्सरे टेक्नीशियन का कुछ हुआ था, तो याद रखिए 3 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक किया जाना है, याद रखिएगा। बाकी हमने कहा है कि जो आपका कुंभ मेला है, कुंभ मेला 4 जगह होता है। एक तो आपका हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उज्जैन क्षिप्रा नदी और नासिक जो आपका है गोदावरी, है ना, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। कह रहा है आपसे यहाँ पर खेलों के संबंध में WADA का अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहा है इस समय। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बहुत आपका हाईलाइट में है। दोस्तों वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर जून 2024 में भारत के किस शहर के आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। और 48 की अगर बात कर लेते हैं तो 48 का ऑप्शन बनेगा, ये है आपका कोझिकोड, केरल में पड़ता है कोझिकोड, याद रखिए, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया था। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2024 किसे भारत सरकार द्वारा देश में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये है आपके PV सिंधु, है ना, PV सिंधु जो आपकी हैं, देखा जाए भारतीय बैडमिंटन आपकी प्लेयर हैं और तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2024 में किसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। देखिए 50 नंबर दिया गया है।
और ये फरवरी 2024 का डाटा है और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो ये है आपकी अरुण भंसाली। कौन है? अरुण। आपकी 51 है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या है? छाप दीजिए, बिल्कुल से एग्जाम में छपा हुआ आपको मिलना है। छाए लिखा है, अच्छा साए आप उसे बोल लेंगे। चलिए, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? 51 का ऑप्शन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर भारत ने जीता है, और किसको हराया था? तो यहाँ पर आपके दक्षिण अफ्रीका को हराया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? चलिए 52 का ऑप्शन देना है। 52 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? हाँ, आज आपको पीडीएफ नहीं मिली है। चलिए यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन नंबर आपके 51 है और 51 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। जिला न्यायपालिका का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? 52 नंबर लॉक कीजिएगा। अगर आपको आ रहा है तो ये आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर है? तो 52 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा वो बी नंबर है, आपकी नई दिल्ली में है। नई दिल्ली ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखा जाए तो इस अवसर पर जो आपके मोदी जी थे उन्होंने उच्चतम न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष गांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी भी किया था। ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि नवंबर 2023 में किसे केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था? चलिए, कुछ गड़बड़ हो गया। 52 नंबर में ए नंबर दे रहे हैं क्या भाई? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? रुकिए 1 मिनट देख लेते हैं। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया है? जिला न्यायपालिका दिया है और जिला न्यायपालिका में भैया मोदी जी ही है यार, 30 अगस्त 2024 को हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर दिल्ली ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपके 53 में कि नवंबर 2023 में किसे केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? 53 नंबर आपसे कह रहा है। और 53 ऑप्शन हो जाएगा हीरा लाल सामरिया। कौन है? हीरा लाल सामरिया इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। हीरा लाल सामरिया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54 कि भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की जो अन्नपूर्णा योजना थी, है ना, आप सब लोग जानते हैं, तो इसका है कि भैया सभी को भोजन उपलब्ध कराना, वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, बच्चों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, महिलाओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। क्या बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा? यहाँ पर अन्नपूर्णा योजना दिया है। 54 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सभी लोग लॉक कर दीजिएगा जल्दी से। यहाँ पर 54 नंबर लॉक कर दीजिएगा जल्दी से, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 54 का ऑप्शन देना है। चलिए, किसी का ऑप्शन ए आया है, सभी को भोजन उपलब्ध कराना, मतलब आपको इस समय प्रेजेंट टाइम में सबको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये लग रहा होगा कि ये अन्नपूर्णा योजना के तहत मिल रहा है। ये अन्नपूर्णा योजना नहीं चल रही है, ये सब मिल रहा है, ये चल रहा है चुनाव योजना चल रही है। कौन? चुनाव योजना चल रही है, ठीक है, चुनाव के लिए है, चुनाव की वजह से सब कुछ हो रहा है। फ्री खाना खाओ, फ्री खाना में गुणगान गाओ, वो चल रहा है। सभी को भोजन उपलब्ध कराने की बात नहीं थी, इसमें कहा गया था कि जो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत जो 65 वर्ष हैं या उससे अधिक आयु के निर्धन व्यक्ति होंगे तो उनके प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो आपका दिया गया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपका होगा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जो आपके 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के निर्धन और वरिष्ठ वादिक थे तो उनको 10 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात कही गई थी इस योजना के। तो ऑप्शन आपका इसका बी बनेगा, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर बुद्ध ने एक पीपल पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या किया था जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो क्वेश्चन गलत हो जाता है उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जो दिमाग में भर गया है तो वो भरा ही रहेगा, है ना। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही है, सीनियर सिटीजन के लिए था। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है और जवाब की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बोध गया। क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोध गया ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर बोध गया में यहाँ पर था और यहाँ पर देखा जाए तो बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया, है ना। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बाद इनको बुद्ध कहा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? बताइए, आगरा में शीश महल का निर्माण किसने करवाया? 56 का ऑप्शन देना है और 56 का ऑप्शन हो जाएगा आपका मुगल सम्राट शाहजहां। ऑप्शन डी हो जाएगा, मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगले शाहजहां को कला का संरक्षक माना जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है विवेकानंद विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? वेरी गुड, 57 नंबर है। 57 का आपका हो जाएगा शिकागो। क्या हो जाएगा? शिकागो, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, शिकागो हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय जो किया वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर आपसे 55 नंबर में 58 नंबर में भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि भैया जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? 58 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, अनुच्छेद जो आपका 74 है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी हाल ही में जो आपका यूटीपी हुआ है उसमें आपका 74 आपका आंसर सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है और आपसे कह रहा है कि कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? कानून का शासन की जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन जो किया है वो किसने किया है? 59 का ऑप्शन जो बनेगा डी हो जाएगा, ए वी डाइसी। ए वी डाइसी इनका नाम है, ए वी डाइसी इनका नाम है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर। ये इंग्लैंड के आपके हैं, कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। अगला क्वेश्चन आपका 60 है और 60 की बात करते हैं तो आइएगा 60 नंबर को यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या दिया गया है 60 नंबर में। पहले ऑप्शन को ध्यान देना है और पहले ऑप्शन है तो थोड़ा सा इसके ऑप्शन को हमको लगता है छोटा करना पड़ेगा, तभी आपको ये दिखाई देंगे चारों ऑप्शन। चलिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपके हैं, एडजस्ट करिएगा। पहला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है 60 नंबर में से देखिएगा, कह रहा है कि
कह रहा है यहाँ पर संसदीय समितियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चलिए दिया गया है एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, बात गलत दी गई है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। एक मिनट, क्या कह रहा है, सत्य कथन पूछा गया है, रुक जाइएगा। यहाँ पर 60 नंबर दिया है। लोक लेखा समिति संसद के दोनों सदनों में से कुल 22 सदस्य होते हैं, है ना। देखो लोक लेखा समिति है, पहले उसको समझिए। जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति में देखा जाए तो आपके 22 सदस्य होते हैं जो कि आपके दोनों सदनों से मिलकर बनते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, है ना। इसमें क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। ये पॉइंट आपका हो गया। कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखना। कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। क्या है, पहला ऑप्शन आपका सही है कि कोई भी जो मंत्री है वो लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। याद रखिए, पहला पॉइंट आपका यहाँ से सही है, ठीक है ना। अगला है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित होता है, नामित नहीं, हमने कहा इनका निर्वाचन होता है। क्या होता है, निर्वाचन होता है। इसलिए हमने पहले परिभाषा आपको बता दिया कि लोक लेखा समिति होती क्या है। तो इनका क्या होता है, नामित नहीं होते, निर्वाचन आपका होता है। तो यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा। एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है यदि उसे अध्यक्ष स्पीकर मनोनीत तो हो ही नहीं रहा है। जब मनोनीत हो ही नहीं रहा है तो फिर कोई बातें नहीं होती है। यहाँ पर देखो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, तो भैया यहाँ पर देखिए आपका 1 वर्ष का होता है। क्या होता है, जो भी सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनके सदस्य के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, इसलिए आपका ये भी गलत हो गया। तो आपके सामने केवल ऑप्शन नंबर आपका डी है, मतलब फर्स्ट सही है कि एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर पहले हमने देखो आपको बता दिया तो आसान हो गया, नहीं तो तुक्का मार देते जबरदस्ती, है ना, तो फिर मतलब होता नहीं है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 61। जब आपको समझ में ना आए तो उसकी थ्योरी को समझिए, और जब थ्योरी समझेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम भी कंफ्यूज। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 61 नंबर और आपसे कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। 61 नंबर दिया और 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपके सर 62 वर्ष। क्या हो जाएगा, 62 वर्ष आपका हो जाएगा। वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट के आपके होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनको 65 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है और आपसे कह रहा है कि हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं। बताइएगा, हिमालय की जो अधिकांश नदियां वो आपकी 12मासी हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर बर्फ की वजह से पानी निकलता है और बर्फ की वजह से आती है, इसलिए 12मासी होती है। हमेशा यहाँ पर क्या होता है, पानी, इनकी जो नदियां है हमेशा बारिश होती ही रहती है। याद रखिए, साल भर पानी बहता ही रहता है, क्योंकि पानी बर्फ पिघलने से, मानसून बारिश, सब चीजों से इसको मिलता रहता है। चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, सिंध, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सब कुछ हो सकता है। मौसमी नहीं होंगे भैया, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है। 63 नंबर में थोड़ा देखिएगा, कह रहा है किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है, घास स्थल होता है। क्या होता है, घास स्थल होता है। 63 का ऑप्शन जो आपका है वो आपका ये हो जाएगा, घास स्थल होता है, घास स्थल इसे कहेंगे। वन और मरुस्थलीय बायोम के जो मध्य होता है वो लहरदार बिखरे मैदान के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर 64 नंबर में हरित क्रांति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 64 नंबर में पहला ऑप्शन देखिएगा, यह केवल उन क्षेत्रों में शुरू किया गया था जहां सिंचाई का आश्वासन दिया गया था। मतलब ये बिल्कुल सही है कि भैया देखो, हरित क्रांति का मतलब ये था कि उनको समय समय से पानी मिले और समय समय से उनको कह सकते हैं उर्वरक भी मिलते रहे, तो ये आश्वासन दिया गया था। तो पहला पॉइंट आपका सही है। दिया है यह मुख्य रूप से गेहूं और चावल वाले क्षेत्रों को लक्षित किया गया था, ये भी आपका सही है ना। फिर दिया गया है कि यह कृषि आधुनिकीकरण के लिए एक निजी क्षेत्र का कार्यक्रम था, तो निजी क्षेत्र से कोई मतलब आपका नहीं है। यहाँ पर देखो नहीं पूछा गया था, तो निजी क्षेत्र से कोई मतलब आपका नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सी नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत में कोयले का उत्पादक नहीं करता है। कौन सा राज्य भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता है। 65 नंबर आपको देना है और 65 का ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़ भी होता है, उड़ीसा भी है, झारखंड है, ये वाले जो आपके इनमें होते हैं। लेकिन गुजरात में भी कोयला के नाम सुने हैं आपने, गुजरात में तेल सुने होंगे। अर्थात जो तटीय वाले एरिया होते हैं, तटीय क्षेत्रों में कोयला आपका नहीं होगा, वहां पर तेल वाली चीजें जो आपकी होती है वो होती है। बाकी यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में ये वाले एरिया में आपको कोयला मिलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा। 66 नंबर में, तो भैया जो सबसे दूर आपका होगा नेपच्यून, वही आपका सबसे ठंडा ग्रह होगा, और जो पास में होगा तो वो गर्म होगा, तो ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूजर इंटरफेस का वह भाग होता है जो यूजर को जानकारी प्रविष्ट करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। मतलब यहाँ पर देखा जाए 67 नंबर में, तो ऑप्शन यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं कि यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग होता है जो यूजर को जानकारी प्रविष्ट करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है 68 नंबर में कि सजीवों का जो शरीर है वो सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जो कहलाता है। देखिए 68 नंबर में दोस्तों इनको बोलते हैं कोशिकाएं। इस बात को याद रखना, जो आपके सजीव होते हैं वो सजीव, चाहे आपके पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, मतलब जो सजीव होता हो, समझिएगा, जो सजीव होता है उनका शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बनता है। छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। ये छोटी छोटी कोशिकाएं जो आपकी होती है तो आपको उपांग बनता है। उपांग बनने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, फिर उपांग बनने के बाद कहीं ना कहीं एक प्रकार से फिर धीरे से शरीर की ओर यहाँ पर प्रवृत्त होता है। तो कहने के इनमें कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या देना है, यहाँ पर डी देना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। बाकी जो आपका वायरस
प्लस होता है उसमें आपकी कोशिकाएं नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रक्त पट्टिकाणु अर्थात प्लेटलेट्स हो, क्या दिया है, प्लेटलेट्स को के नाम से भी जानते हैं भैया, आपको बताना है जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको कहते क्या है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो से होता है जमना, क्या होता है, जमना, अर्थात कहीं ना कहीं वो जमे रूप में होते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट को हम लोग कहते हैं यहाँ पर प्लेटलेट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है और आपसे कह रहा है विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर क्रिया के कारण होती है। चलिए यहाँ पर 70 नंबर है और 70 नंबर में आप देखिए कह रहा है विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली जो दुर्गंध है पसीने पर, है ना, नमी की क्रिया के कारण, जीवाणुओं के कारण, मेलानिन के कारण या विषाणु के कारण, बताइए किस लिए होता है। 70 नंबर आपको दिया गया है। 70 को ऑप्शन में से क्या कर दिया जाए। जब तक शरीर में कोई चीज मरेगी नहीं, वो महकेगी नहीं, तो आप कहेंगे सर ये जीवाणु होते हैं, ये क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं छोटे छोटे जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, ये नाम बोलते हैं बैक्टीरिया। तो याद रखिए पसीने पर बैक्टीरिया की क्रिया के कारण जो होती है दुर्गंध, वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखते हैं खुजली भी होने लगती है और यही कारण होती है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपका 71 नंबर और आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक स्रोत अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। 71 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 71 नंबर में देखिएगा प्राकृतिक रूप से ना स्रोत अम्ल नहीं है, संतरा देखो है, सिरका भी है, दही भी है, लेकिन दिया गया है प्राकृतिक स्रोत अम्ल युग्म में से कौन सा नहीं है। संतरा देखो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, सिरका आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा और यहाँ पर दही आपका लैक्टिक अम्ल दिया गया है। इमली में दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल। देखो गलत दिया है, क्या गलत दिया है कि इमली जो आपका होता है, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। देखो यहाँ से आपको लगा, पहले हमको भी लगा कि प्राकृतिक में तो भाई संतरा भी है, सिरका भी है, दही भी, इमली है, लेकिन यहाँ पर अम्ल में देखा गया कि भैया इसके ऑप्शन सामने दिया क्या गया है, तो उससे हमें पता चल गया, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सर ये बताइए मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू है। मुक्त बाजार जो आपकी होती है वो अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है ना। तो यहाँ पर सरकार का किसी भी तरह का दखल नहीं होता है, इसमें वस्तु और सेवा की जो कीमतें हैं आपूर्ति है मांग के आधार पर तय होती है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, 73 नंबर दिया है लाई हारोबा भारत के किस निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप आपका है। वेरी गुड, 73 नंबर दिया। 73 का ऑप्शन देखिए कि लाइव हरोबा जो आपका है ये शास्त्रीय नृत्यों में से जो आपका प्रारंभिक रूप मिलता है वो आपका मणिपुरी है। मणिपुरी जो आपका नामक शास्त्रीय नृत्य है इसी से विकसित हुआ है, याद रखिए पूर्वोत्तर भारत से, इसलिए ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है और आपसे कह रहा है भारत के किस धार्मिक समुदाय के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं। भाई नवरोज उत्सव जो मनाए थे वो कौन मनाया गया, पारसी भाषा, पारसी से है ना, और आपके बलबन ने मनाया था भारत में, तो पारसी समुदाय के लोग नवरोज त्योहार मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। फारसी कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो पहले दिन को चिन्हित कर लिया जाता है, आमतौर पर 21 मार्च के आसपास वाला जो पड़ता है वही आपका होता है नवरोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर ये बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। डी ग्रुप में आप नोट कर लीजिएगा कि डी ग्रुप में ये पूछा जाना है, याद रखिएगा डी ग्रुप में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाना है। यहाँ पर देखो दिया है विश्व पर्यावरण दिवस है जो कि आपके 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 76 दिया गया है और 76 नंबर आपसे कह रहा है कि अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक के वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है। देखिए आपसे 76 नंबर आपसे कह रहा है कि जो अटल पेंशन योजना थी, अटल पेंशन योजना में कह रहा है कि जो व्यक्ति होता है रिटर्न पॉलिसी होती है कि कब भाई पहले तो पैसा जमा करवाते हैं, बाद में कहते हैं कि अगर वो इतने साल का हो जाएगा तो उसको पैसे वापस होने लगते हैं कुछ बढ़ाकर इंटरेस्ट के साथ, है ना। जैसे आपका हर महीना लगभग मान लो 60 रुपया 70 रुपये कटता रहता है, जब आप 60 साल के हो जाएंगे, ठीक है, मान लो अगर 60 साल के हो जाएंगे तो आपको इतने वापस मिलते रहेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू किया था। ये योजना थी विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक थे, वृद्धावस्था या वृद्धावस्था आयु जो होती है उसको सुरक्षा देने के लिए है। ये 60 वर्ष बाद न्यूनतम पेंशन की गारंटी ये शुरू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान महावीर का जो जन्म है वर्तमान समय में राज्य में हुआ था। अब आप बताइएगा महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। चलिए, जैन धर्म के आधार पर भगवान महावीर का जो जन्म है वो आपका बिहार राज्य का जो कुंडल ग्राम है ना, आप कहेंगे नेपाल के आसपास बोल सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन को तो देखिएगा, तो आप कहेंगे सर सी नंबर जो आपका बिहार आपका है ना, कुंडल ग्राम ये कह सकते हैं। इसके बचपन का जो नाम था, इनके बचपन का नाम था वर्धमान, है ना। रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, है ना, 24वें जो आपके तीर्थकर हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में, है ना, सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था। चलिए यहाँ पर बताना है कि जब 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, और जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी कंपनी के खिलाफ जो सेना का गठन किया था वो किसने किया था। तो ये जो देखो आपको डेट याद रखना है 23 जून, कब हुआ था, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। क्लाइव इस युद्ध का नेतृत्व किया था ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइव जो इसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है और आपका जवाब राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, है ना, क्लियर है। और यहाँ पर बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। और भारत में देखा जाए तो ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किया था वो कब किया था।
तो ये किया था आपके 1873 में। 1873 मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1827 में, एक माली परिवार में हुआ था। इन्होंने गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन भी किया। गुलामगिरी इन्होंने पुस्तक लिखा। सत्यशोधक शोधक समाज संबंधी पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी ग्रंथों के बारे में यहाँ पर बल दिया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृत एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया। संस्कृत एवं शिक्षा का उल्लेख जो आपका है वो किया गया है किसमें, तो 80 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका डी नंबर है। आप कहेंगे सर 23 से लेकर 24 जो आपका है संस्कृत से संबंधित, 23-24 गलत दिया है, 23-24 नहीं होगा क्योंकि संस्कृत एवं शिक्षा दिया है ना, संस्कृत एवं शिक्षा है तो 29 और 30 होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, डी नंबर। यहाँ पर 80 का ऑप्शन डी हो जाएगा। भाग थर्ड में जो आपके है मौलिक अधिकार उसमें से देखा जाए तो छः मौलिक अधिकार थे जिसमें संस्कृत और शिक्षा का जो मूल अधिकार है वो 29 से 30 के बीच आपको दिया गया था ना, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से संग्रहित किए गए हैं। ये जो आपके लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा आपका आयरलैंड से लिए गए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। ये 82 नंबर है। और इस 82 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका अनुच्छेद जो आपका 141 है, क्या है अनुच्छेद 141। ये आपसे कहता है कि उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की घोषणा के द्वारा भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं है ना, राज्य क्षेत्र के भीतरी सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दमन और दीव में जो आपका जो न्यायालय है वो कहाँ का लगता है, तो ये लगता है आपके बॉम्बे से लगता है। कहाँ से लगता है, तो आप कहेंगे सर 83 का जो ऑप्शन दिया है वो आपका बम्बई उच्च न्यायालय के तहत होता है। कुल मिला के वर्तमान में 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं है ना जिनकी आधिकारिकता एक से अधिक राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में, जैसे बम्बई है तो बम्बई उच्च न्यायालय का है ना, जो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली है ना, दीव, ये आपका अधिकार आते हैं। अगला दिया गया है कि भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो गोमुख हिमनद से होता है या देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर आपका बना है। कुल मिला के देखा जाए तो अलकनंदा किससे मिलकर आपकी बनी है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर बनती है, क्या बनती है, तो 84 का ऑप्शन से गंगा बनती है ना। मतलब भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तब ये आपके देवप्रयाग में गंगा नदी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए ये एक उद्यान ऐसा है, उद्यान जो कि जिसे बोलते हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके मणिपुर में है। कहाँ पर है, तो आपके मणिपुर में है और ये झील पर बना हुआ है। कुल मिला के तैरता हुआ आपका दिखता है ना, झील के बीच में है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में विशेष रूप से या अधिशेष रूप से कौन सी उपज उपलब्ध थी। तो 86 नंबर की बात करते हैं तो गेहूं और चावल, क्या हो जाएगा, गेहूं और चावल। यही तो आपकी मुख्य रूप से, क्योंकि इतना ज़्यादा पैदावार हुआ था हरित क्रांति के समय है ना। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है स्वामीनाथन है। तो यहाँ पर जो उपलब्ध रही गेहूँ और चावल, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपका कहा हुआ वो आपका गेहूँ हुआ। कहा जाता है हरित क्रांति जब हुई थी तो उस समय लोगों के पास इतना ज़्यादा साधन तो था नहीं, ट्रैक्टर टाली हो जाए, बैलगाड़ी चलती थी, घर भी कच्चे बने हुए थे, लेकिन इतना ज़्यादा हुआ था कि स्कूल जो होते थे वहाँ पर उनको यहाँ पर जमा करना पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है। हमने आपको बताया है बिल्कुल, बोरू भीरू दुबे राज है ना, कौन, बोरू भीरू दुबे राज। फिर से बात कर लीजिएगा, बोकारो जो लगा था रूस के सहयोग से, भीरू मतलब भिलाई लगा रूस के सहयोग से, दुर्गापुर लगा ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला जो आपका लगा जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, इनको तो आपको याद ही कर लेना है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है आपका 87 नंबर में, तो 87 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका ये है आपके ओडिशा में है। कहाँ पर है, तो आपका जो राउरकेला स्टील प्लांट है जर्मनी के सहयोग से लगा था, ओडिशा राज्य में है। दोस्तों याद रखिए 1959 में ये आपका जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तब इन्होंने यहाँ पर इसकी स्थापना या कह सकते हैं इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में आपकी पाई जाती है। देखो हमने कहा था कि एक क्वेश्चन आपके ओजोन परत वगैरह से आता रहता है ना, वायुमंडल की परतों से। तो ओजोन परत जो आपकी वो समताप मंडल मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, समताप मंडल में आपकी पाई जाती है। और देखा जाए तो सूर्य से आने वाली जो आपकी खतरनाक परावैंगनी किरणें होती हैं, जिनको हम लोग परावैंगनी किरणों को यूवी किरणें भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, यूवी किरणें कहते हैं, उनसे कहते हैं बचाता है। तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका दिया है कि MS एक्सेल 365, ठीक है, कौन सा सेल फॉरेंस क्या दिया है, रेफरेंस प्रकार किसी फार्मूले को कॉपी करने और किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फार्मूले में सेल रेफरेंस के नए स्थान को सिलेक्ट करने की अनुमति देता है। देखिए 89 नंबर जो दिया है, 89 का जो ऑप्शन बनेगा बी हो जाएगा। ये होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पत्तियों से पानी वाष्पन के रूप में एक प्रक्रिया होती है, मतलब कि पत्तियों से पानी वाष्पन के रूप में एक प्रक्रिया द्वारा निकलता है जिसे कहते हैं। देखो जो पेड़ों में जो आपका कह सकते हैं पानी आता है वो जड़ों से आता है,
इसके बाद पत्तियों में जब जाएगा तो वहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि पेड़ के कौन से भाग से वाष्पोत्सर्जन होता है ना, वाष्प बन के जो पानी जाता है वो पत्तियों के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को जो कहते हैं वो कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। यही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि यकृत जो ग्रंथि है ये स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। तो देखो पित्ताशय में क्या होता है, पित्त रस जो होता है वो आपके होता है इकट्ठा होता है। तो ये जो पित्त रस आता है वो कहाँ से आता है, यकृत से आता है। अर्थात जो आपकी बॉडी में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, यहाँ से निकलता है पित्त रस और जाता कहाँ पर है, तो आपकी पित्ताशय जो आपकी थैली होती है ना, जिसमें बोलते हैं ना कि पित्ताशय में आपकी स्टोन है, तो फिर ऐसी स्थिति में पित्ताशय को निकाला जाता है। तो ये जो निकलता है वो आपकी यकृत से निकलता है ना, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है आपसे दिया है गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है। गलगंड है मतलब इसे बोलते हैं गलकंठ है ना, गलकंठ है जब गले में देखेंगे फूल जाता है काफ़ी है ना, तो उसको बोलते हैं थायराइड, उसे बोलते हैं गलकंठ। गाँव में बोलते हैं गलकंठ और डॉक्टर भाषा में बोले तो बोलते हैं थायराइड बढ़ गया है। तो थायराइड बढ़ गया है तो इसका ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है। किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता है, 93 नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा टीकाकरण के द्वारा देखो जैसे टाइफाइड है, रेबीज है और आपका चेचक है, लेकिन जो आपका बेरी दिया गया है। तो 93 का जो ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका राइट आंसर आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा है ना। थायमीन भी इसे कहा जाता है, एक विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचन के रूप में सहयोग करती है, तो इसका ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है। देखो घरेलू आय की अगर हम बात करते हैं तो घरेलू आय में यहाँ पर देश के सभी कर्मचारियों की जो अर्जित आय होती है, देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय होती है, देश के सभी उद्योगों का लाभ होता है। लेकिन यहाँ पर देश के बाहर जो अनिवासित है ना, अनिवासियों द्वारा अर्जित आय है, ये आपकी घरेलू आय में अर्थात जीडीपी में आपका शामिल नहीं होती है। ये जब हम लोग निकालते हैं राष्ट्रीय आय तब जरूर इनको शामिल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है। मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है, 95 नंबर दिया है। तो मोहिनी अट्टम है ना, मोहिनी अट्टम दिया है तो आपका अट्टम क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हिंदू देवता विष्णु से संबंधित है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। कथकली हो गया, कलियट्टम हो गया, थप्पू कली आपके, ये सब केरल की हैं। अगला दिया गया है दशहरा उत्सव को नाम से जाना जाता है। अब दशहरा उत्सव को सभी लोग जानते हैं, दशहरा या जिसे बोलते हैं विजयदशमी, ये तो बोलते हैं विजयदशमी, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। भगवान राम ने बुराई के प्रतीक सरद है ना, जो 10 सिर वाले राक्षस का वध किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों, तो मतलब बोलते हैं ना कि कहते हैं बुराई का प्रतीक माना जाता है ये जो आपका रावण है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ये कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सितंबर 2024 में किसी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कब, तो आपके 2024 वो भी सितंबर महीना में, और ये आपकी बबीता चौहान को, किसको किया गया है, तो बबीता चौहान जो आपकी हैं वो सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश में ये राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बन गई हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं पर एक अपर्णा यादव है, अपर्णा यादव जो लखनऊ की हैं वो आपकी उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। यहाँ पर आगे बढ़िएगा क्वेश्चन आप, अच्छा ये बबीता चौहान कहाँ से हैं, तो आपकी आगरा से हैं। ठीक है, इनको ये जो आपकी हैं कह सकते हैं ये आपके आगरा से हैं। ठीक है, चलिए, और देखो दो उपाध्यक्ष आपके हैं, एक चारू चौधरी जो गोरखपुर से हैं, अपर्णा यादव जो आपकी लखनऊ से हैं, जो उपाध्यक्ष के रूप में हैं। अगला है सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो 99 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के एक लातूर जिला पड़ता है उदयगिर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, और ये बुद्ध विहार कर्नाटक के जो कुलबर्गी है उस बुद्ध विहार की प्रकृति जैसे अर्थात उसी प्रकार का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपके अगस्त 2024 में किसने मिस अर्थ इंडिया 2024 का खिताब जीता है। तो दोस्तों याद रखिए 100 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गौरी गोथा नकन, गौरी गोथा नकर जो आपका दिया है ये मिस अर्थ इंडिया 2024 खिताब जीता है, और वर्ष 2023 में यह खिताब जो जीता था वो प्रियन है ना, प्रियन सेन ने जीता था। तो इसका आंसर आपका डी। कि टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, यहाँ पर बताना है। आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं फ्रेंच ओपन जो आपका 2024 में महिला एकल का जो खिताब जीता है वो जीता किसने, तो आपका ईगा स्विटेक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो ये एकल खिताब है पोलैंड की हैं, ये जो आपकी हैं ईगा स्विटेक ये आपकी पोलैंड की है। कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं, और इटली की जो थी आपकी पौलियन उनको पराजित किया है। तो इसका जो आंसर है वो आपको बनेगा ए नंबर। यहीं पर एक क्वेश्चन और होता है कि पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है स्पेन के जो आपकी कार्लोस अल्कराज हैं। तो दोनों पॉइंट आपके बहुत आईएमपी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस, और योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं। 21 जून की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निकुंला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके है सिकुन, क्या नहीं है, सिंकुन ला सुरंग परियोजना,
और ये लद्दाख में शुरू किया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। ये परियोजना का जो कार्य है वो आपका 4.1 किलोमीटर है। कितना है? 4.1 किलोमीटर लंबी ये ट्विन ट्यूब सुरंग आपकी है, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आपका बनेगा सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। और देखा जाए तो आपका ये जो बनाई जा रही है वो सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता को एलपीजी सब्सिडी द्वारा दी जाती है। यहाँ पर 54 नंबर है, 54 का ऑप्शन बनेगा जो आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। भाई एलपीजी है, एलपीजी से रिलेटेड जो आपका होगा कहीं ना कहीं आपका यही विभाग होगा जो इससे रिलेटेड आपका होगा। तो भारत सरकार के जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, इस पहल के तहत घरेलू उपभोक्ताओं की जो एलपीजी सब्सिडी प्रदान की जा रही है ना, वो आपकी कह सकते हैं ये डायरेक्ट एक प्रकार से प्रत्यक्ष लाभ जो आपका है ना, और इसका रिकॉर्ड भी आपका बन चुका है। इस पहल का जो आपका है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, जो सबसे बड़ी एक प्रत्यक्ष लाभ आपकी योजना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के ना तट पर लड़ा गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच झेलम का युद्ध। झेलम को हम लोग पुराने समय में किस नाम से जानते थे? बितस्ता। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो युद्ध है वो झेलम का युद्ध या इसे बितस्ता का युद्ध कहते हैं, या इसे हम लोग हाइडेस्पेच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध में जो पोरस राजा था उसकी पराजय भी हुई थी। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बंगाल के दोहरे शासन व्यवस्था की जो नीति है किस गवर्नर जनरल के दिमाग में आपकी आई थी? चलिए बताना है। बंगाल के जो दोहरे शासन अर्थात तो यहाँ पर देखा जाए कि जो आपके क्लाइव थे है ना, क्लाइव की अगर बात करते हैं 56 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी, ये आपके हैं क्लाइव। याद रखिए इसकी शुरुआत जो आपके द्वैत शासन व्यवस्था, इसकी शुरुआत बंगाल के जो आपके क्लाइव थे सन देखा जाए तो 1765 ईस्वी में आपकी मानी जाती है। मतलब कंपनी है ना, कंपनी जो आपकी थी दीवानी और निजामत के कार्य निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी। तो इसका जो आंसर आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। चलिए बताना है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी वो आपकी कब दी गई थी? तो आपकी 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। एक लाहौर षड्यंत्र केस था, उसके तहत जो आपका जनरल गवर्नर था है ना, यहाँ पर ट्रिब्यूनल उनके हिसाब से है। तो देखा जाए तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका होता है बटुकेश्वर दत्त, याद रखिएगा बटुकेश्वर दत्त भी इसमें थे, शामिल थे, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दी गई थी, जो कि आपके सेल्यूलर जेल कहाँ पर है? तो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, वहाँ पर भेज दिया गया था, काला पानी की सजा दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? जो आपके मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य जो आपको लिए गए हैं वो आपके रूल्स लिए गए हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके 11 आपके हैं है ना, 11 मूल कर्तव्य आपका प्रावधान किया गया है। और 51 के ए आपका जो ऑप्शन आपका आ गया है, 51 का ए मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये 52वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 द्वारा है ना, उसको आपका जोड़ा गया था। प्रारंभ में आपके मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में नहीं थे, लेकिन ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य पर लागू होते हैं, जो मौलिक कर्तव्य होते हैं ये लागू होते हैं नागरिकों पर। किस पर होते हैं? नागरिकों पर होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो आएगा वो आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और उच्चतम न्यायालय को आवश्यक सहायता या शक्तियां भी प्राप्त करने के लिए सशक्त आपकी हैं, जो आपकी मौलिक कर्तव्य हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन करता है? चलिए, सर्वोच्च न्यायालय की जो सहायक शक्तियां हैं इनके लिए जो प्रावधान करता है वो कौन करता है? तो यहाँ पर जो आपका भारत की संसद है, कौन है? भारत की जो संसद है, आर्टिकल नंबर 140 के तहत संसद को उच्चतम न्यायालय को आवश्यक अनुषांगिक करता, अनुषांगिक मतलब होता है सहायता शक्ति प्रदान करने के लिए सशक्त किया गया है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से कौन थे 61 नंबर में? तो यहाँ पर देखिए ये जो आपके थे सुकुमार सेन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया है यहाँ पर डी नंबर, क्योंकि पूछा गया है मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछा गया है। ये 1950 से देखा जाए तो आपकी 1958 तक आपके यहाँ पर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदियों में देखिए जैसे आपकी सोन है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये आपकी आती हैं। यहाँ पर जो भीमा नदी है आपकी, भीमा, ये भीमा जो नदी है वो दक्षिण भारतीय नदी जो कृष्णा नदी है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। वेरी वेरी एमपी है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर देखा जाए बाघ, सांभर, चीतल, जंगली कुत्ते आदि आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया भारत में दालों का उत्पादक और दालों का उपभोक्ता, मतलब देखा जाए तो जो उत्तर यहाँ पर जो भारत है वो दाल खाने के मामले में और उत्पादन करने के मामले में दोनों में देखा जाए तो यहाँ पर स्थान पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 64 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, 64 का ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। मतलब यहाँ पर दाल जो आपकी सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है और खाई भी जाती है। याद रखिएगा मुख्य रूप से जैसे देखा जाए कि आपकी अरहर हो गई, चना हो गया, मटर, मसूर, ये सब आपकी पैदावार होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? यहाँ पर देखिए जो आपका एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र आपके हैं सबसे अधिक आपके उड़ीसा में है। उड़ीसा
जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। इन कंपनियों में जैसे आपकी नाल्को है, वेदांता है, एल्युमिनियम लिमिटेड है, हिंडाल्को, ये सब आपको देखने को मिलती है ऑप्शन नंबर आपके डी के साथ। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है। ग्रेनाइट जो आपकी चट्टाने हैं ये किस प्रकार की चट्टाने हैं, तो ये अंतर्भेदी जिन्हें चट्टाने कहते हैं ग्रेनाइट, मतलब 66 नंबर जो आपका दिया गया है और राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर। इन्हें बोलते हैं अंतर्भेदी आग्नेय यहाँ पर शैल कहते हैं जो आपकी ग्रेनाइट होती हैं। तो आंसर जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर डी नंबर है, यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब मैग्मा आता है और बाह्य भाग में आता है वो ठंडा हो जाता है, उन्हीं से कहीं ना कहीं आपकी बनती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं जो यूजर्स को ऑनलाइन उत्पादन खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है। 67 नंबर की बात करते हैं, ये आपका होता है ई कॉमर्स। कौन होता है? ई कॉमर्स आपका होता है, जिससे क्या होता है यूजर्स उनको खरीद सकता है, उनको बेच भी सकता है, ये सुविधा आपकी होती है ई कॉमर्स। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि रुडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमिनिस सेलुल इन सेलुला प्रतिपादित किया था, जो कि कोशिका सिद्धांत की नींव का ये हिस्सा बना। आगे चल के कोशिका सिद्धांत का हिस्सा बना था। यहाँ पर देखा जाए 68 नंबर में इनका जो नाम है वो आपका है 1855 में। कब किया था? तो 1855 ईस्वी में अपना प्रसिद्ध जो सूत्र है ओमनिस सेलुल इन सेलुला, ये मतलब होता है कि प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी कोशिका होती है वो दूसरी कोशिका से होती है, उत्पन्न होती है, कुल मिला के वो उत्पादित होती है ना। दूसरी कोशिका से जो उत्पन्न होती है वो प्रतिपादित कह सकते हैं और कोशिका सिद्धांत का नींव का हिस्सा बना था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें से सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके, वो अवस्था क्या कहलाती है? देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर वो आपका बनेगा सी नंबर। आपका एक गर्भ होती है, गर्भ में ही भ्रूण की मतलब जब गर्भ में आते हैं तो आपके शारीरिक भागों की पहचान होगी, तो आपका आंसर सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आपका गर्भ हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है, यहाँ पर बताना है। वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं ना, सभी लोग सेशन को लाइक भी करते रहिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी जो हमने पार्ट बनाया है उनको भी देखिएगा और जो आपके रिलेटेड वीडियो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। देखो मच्छर के काटने से आपका नहीं फैलता है, और क्या क्या फैलता है इसमें देखिए तो आपकी मलेरिया है, फील पाँव है, आपका डेंगू है, ये भी आपका होता है। लेकिन जो आपका हेपेटाइटिस आपका है ये मच्छर के काटने से आपका नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हेपेटाइटिस क्या होता है? एक वायरस से संबंधित रोग होता है जिसके कारण यकृत में सूजन आ जाती है, जलन आ जाती है ना, ये आपके होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे आपका मलेरिया है, मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर होता है ना। डेंगू से इंडीज आपका जो आपका है, कील पाँव जो होता है वो आपका क्यूलेक्स मच्छर होता है। कौन? ये जो कील पाँव, एक नया शब्द आपको सुन रहे हैं, कील पाँव जो आपका है ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आलू में जो स्टार्च होता है वो के साथ अपक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। आप लोग कभी कभी देखे होंगे आलू को काटते होंगे और जब काटते हैं तो उसमें हल्का सा नीला रंग भी आ जाता है, तो ये होता है आयोडीन। याद रखिएगा कि आलू में स्टार्च जो होता है वो आयोडीन के साथ अपक्रिया करता है और बाद में नीले रंग पर परिवर्तित हो जाता है। इसमें आलू में जो स्टार्च उपस्थित होता है वही क्या होता है? ज्ञात हो जाता है कितना इसमें स्टार्च है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है ये क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो आपका है क्या? तो ये होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास का जो अंतर होता है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। मतलब जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद आया था इसमें जो मूल्य ह्रास हो जाता है उसका जो अंतर निकलता है वही होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि जो कर्मा है आदिवासी नृत्य शैली का संबंध इनमें से किस राज्य से है? कर्मा जो आपका है ये कहाँ से आपका संबंधित है? तो कर्मा आदिवासी नृत्य करते हैं और ये मुख्यतः देखा जाए तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य से आपका संबंधित है, इन जनजातियों के माध्यम से आपका होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर का हो जाएगा डी नंबर, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी हमने आपको बताया है कि जो कर्मा है वो आपका मुख्य रूप से कहाँ का है? वो आपके यहीं का है, लेकिन आपका पड़ोसी है आपका सोनभद्र, तो सोनभद्र मिर्जापुर में भी आपका होता है, लेकिन उत्पत्ति जो आपकी मानी जाती है वो आपकी यहीं से मानी जाती है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय वाद्य यंत्र है जो संतूर के प्रतिपादक है? चलिए बताइएगा, संतूर की प्रतिपादक जो माना जाता है वो किसको मानते हैं? तो दोस्तों ये हैं शिव कुमार जो आपकी शर्मा है, वो आपके शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर के प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाते हैं वो आपको याद है गांधी जयंती जो कि आपका 2 अक्टूबर है ना, महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। आपका यहाँ पर 26 नंबर है कि निम्न में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? चलिए जीके में आइएगा, यहाँ पर एक योजना चलाई गई थी जिसमें युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए है, और ये योजना जो आपकी है यहाँ पर याद रखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2015 में ये चलाई गई थी, युवाओं के लिए जो कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत इनमें से था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में है ना यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो आपका मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 का ऑप्शन डी, जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि देश के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? जितने भी देश में ऐतिहासिक स्मारक बने हुए हैं उनकी मरम्मत किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, ऐसा अधिनियम जो पारित किया था वो किसने रखा था?
यहाँ पर इनका नाम है आपका कर्जन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कर्जन आपका है ना, समय में पारित किया गया था कर्जन के समय। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा 1904 ईस्वी में। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में आया था। यहाँ पर 29 नंबर में देखिएगा 1946 में कब आया था, तो आप कहेंगे हाँ, सत्ता के अंतिम जो हस्तांतरण था उसका चर्चा के लिए सन 1946 में भारत में शांतिपूर्ण हस्तांतरण करने के लिए कैबिनेट मिशन बनाया गया था। और इस मिशन का मकसद था कि ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण की जाए, अर्थात ब्रिटिश सरकार से सत्ता को भारत को अलग से दे दिया जाए। उस समय देखा जाए तो इस मिशन को तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भेजा था। सदस्य में कौन थे, तो स्टेफर्ड क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, एलेक्जेंडर थे। यहाँ पर जो आपके आए थे किसमें, क्रिप्स मिशन में आए थे। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कैबिनेट मिशन में, तो कैबिनेट मिशन में ऑप्शन आपका डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 का जो प्रावधान है उसे क्या कहते हैं। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हमने कहा भी था, कभी कभी क्वेश्चन होता है कि जो आपके सिख लोग होते हैं कपाट धारण करते हैं, कपाट मतलब एक प्रकार से जो चाकू होती है छोटी से ना, वो चाकू जो धारण करने का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर आपके 25 है। लोग मुस्लिम लोग दाढ़ी रखे रहते हैं बड़ी बड़ी, है ना, वो आपको उनका अधिकार आर्टिकल नंबर 25 है। हिंदू धर्म में लोग टीका लगाते हैं, वो क्या आर्टिकल नंबर 25 के तहत ही आपका है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखिए विधानसभा, है ना, और आपकी जो लोकसभा और राज्यसभा होती है, विधान परिषद इसमें से निर्वाचित ये नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पर नहीं शब्द दिया, देखिए लोकसभा होती है, निर्वाचित राज्यसभा होती है, निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, लेकिन विधान परिषद के लोग नहीं होते, इसलिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय और आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। यहाँ पर 32 नंबर में, तो देखिए ये जो ऑप्शन ये दिया गया है अनुच्छेद 137 दिया है। अनुच्छेद 137 जिसको ऑप्शन आ गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जो उच्चतम न्यायालय है उसकी पुनरावलोकन की, जो आपकी रिव्यू जिसे बोलते हैं, रिव्यू की शक्ति के बारे में आपका दिया गया है। मतलब अपने अनुच्छेद जो आपका है न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेशों को समीक्षा करने का अधिकार दिया गया होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली नगर निगम जो कि संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना है, जिसमें तालमेल और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। मतलब यहाँ पर नगर निगम, दिल्ली के नगर निगम में अगर पूछे तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा 3। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कुल मिला के दिल्ली नगर निगम संशोधन 2022 से आया था, तो उसमें कहा गया था कि दिल्ली के 3 जो आपके नगर निगम है उनको एकीकृत किया जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है। तो सिंपल सी बात है, गंगा हो सकती है। यहाँ पर गंगा नदी बेसिन है, 10 राज्यों से अधिक साझा करती है। नदी बेसिन की अगर बात करते हैं तो फिर 10 से अधिक राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ की कुछ भागों में है। बेसिन मतलब होता है अगर ये नदी यहाँ से जा रही है और यहाँ का पानी यहाँ तक, यहाँ से पानी इसमें आता हो या यहाँ तक इसकी सिंचाई होती है, उसको बेसिन कहती हैं। बाकी वैसे भी मालूम है कि गंगा नदी जो आपकी है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई राज्यों से होकर ये आपकी गुजरती भी है। तो इसलिए जो आपका 34 नंबर है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तराखंड से देखो निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में होते हुए ये बांग्लादेश में होकर जाती है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। 35 नंबर दिया गया और महाराष्ट्र में देखिए नवेगांव राष्ट्रीय है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है, ताडोबा आपका है। लेकिन अगर बात करते हैं बांधवगढ़ जो आपका, ये कहाँ पर है, बांधवगढ़ महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपके है कहाँ पर, चलिए बताइएगा। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके पड़ता कहाँ है, चलिए जल्दी बताइएगा। 35 नंबर में यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपकी एमपी, बिल्कुल सही है, बांधवगढ़ जो आपका एमपी में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है खरीफ फसल की जो बुआई, खरीफ फसल की जो कटाई होती है वो कब होती है। यहाँ पर कटाई दिया है, तो कटाई की बात करते हैं तो खरीफ फसल बो जाती है लगभग आपकी जुलाई अगस्त में और काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में, तो ऑप्शन आपका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे टिस्को कहते हैं सन में स्टील का उत्पादन शुरू कर दिया था। यहाँ पर 37 नंबर में जो ऑप्शन आपका सी दिया है 1912, ठीक है, 1912 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जवाब जो दिया गया है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1912 में यहाँ से स्टील का उत्पादन जो था वो आपका शुरू हो गई थी और स्थापना जो थी जमशेद टाटा द्वारा आपकी की गई थी, जो कि झारखंड में स्थित है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। क्या होती है, एंगस्ट्रॉम। इसका जो कह सकते हैं इसका नाम स्वीडिश वैज्ञानिक एंडर्स जोनस इंस्ट्रोग्राम के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि MS वर्ड 365 में प्रिंट सेटिंग डायलॉग का नंबर ऑफ कॉपीज विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देता है। एक क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर का आपका ये पूछा गया है और इसमें होता है कि यह निर्दिष्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपियाँ प्रिंट की जानी है ना। आप देते हैं कोई चीज़ को अगर कॉपी करवाना है, प्रिंट की जाने वाले कॉपीज की संख्या को नियंत्रित करने की सुविधा देता है, जो आपका यहाँ पर ये होता है, ठीक है ना। यहाँ पर डायलॉग नंबर ऑफ कॉपीज मतलब आपको कितनी कॉपी प्रिंट करना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है साइंस में निम्न में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था। कोशिका की खोज आपकी किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, याद रखिए। जो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। हालांकि ये जो कोशिका की खोज थी वो आपकी डेड थी, अर्थात कह सकते हैं डेड कोशिकाएं आपकी थी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं।
पादपों द्वारा संश्लेषित होते हैं, कहीं ना कहीं ये आपके होते हैं विषमपोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? विषमपोषी कहा जाता है। नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब वे जीव जो पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य है, गाय है, बिल्ली है, हिरण है, ये सब पौधे क्या होते हैं? पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्रिया करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिन कारण इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? स्वयंपोषी होता तो पौधे हैं, विषमपोषी में हम लोग जैसे होते हैं पौधों से प्राप्त की चीजें खाते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों द्वारा एक उदाहरण नहीं है? संचारी रोग का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पर आपका कौन सा है? 42 नंबर में देखो यहाँ पर जो दिया गया है आपका संचारी रोग में आपका मधुमेह जो आपका नहीं है, बाकी चेचक है, खांसी जुकाम है, क्षय रोग है, ये कहीं ना कहीं जो आपके रोगग्रस्त होते हैं कहीं ना कहीं कीटाणुओं के माध्यम से, है ना, इन वजह से आपके हो जाते हैं। मतलब एक चीज़ से दूसरी वस्तु में भी हो जाते हैं, दूसरे भोजन से हो जाते हैं। लेकिन भैया मधुमेह रोग आपके ये नहीं होता है कि दूसरी चीज़ों से हो जाए, किसी प्रकार से होती है बॉडी के अंदर जो आपका कह सकते हैं कि जो मधुमेह होता है कहीं इंसुलिन जो आपकी होती है इस वजह से आपका होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वह रोग जो एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में कह सकते हैं कि ना पहुंच पाए तब वो आपका होता है ये मधुमेह होता है। भाई अभी बताइए किसी को अगर शुगर है तो आपको भी हो जाएगा? नहीं हो सकता है। बाकी अदर वाले रोग है कहीं ना कहीं हो जाएंगे, चेचक है, क्षय रोग है, खांसी जुकाम है, ये अगर किसी को है अगर आप उसके संपर्क में ज़्यादा रहेंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? अब 43 नंबर में स्वपोषी दिया है, और स्वपोषी मतलब होता है जो अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। और ये देखिए आपके पौधे हैं, जैसे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास हैं, ये जो आपके हैं खुद से भोजन बनाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से, है ना, प्रकाश संश्लेषण से। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। और हमने कहा था स्वपोषी और विषमपोषी मतलब जो उससे प्राप्त करते हैं वो, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है? याद रखिए ये होती है मूल्यवर्धित विधि, इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल्यवर्धित विधि। ये राष्ट्रीय आय निर्धारित करने के 3 कारकों में से एक है। अन्य 2 विधियां, एक व्यय विधि होती है और एक आय विधि होती है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है। मतलब जो आपकी हेमा मालिनी है वो एक नृत्य करती हैं, शास्त्रीय नृत्य करती हैं। और ये शास्त्रीय नृत्य जो करती हैं वो कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में अपने कलाकार के लिए जानी जाती हैं, है ना। तो आपका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। इन्हें ड्रीम गर्ल भी कहा जाता था बॉलीवुड में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? 46 नंबर की बात करते हैं। तो आपका जो 46 नंबर दिया है, 46 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका क्या बनेगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। 46 नंबर में तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाए आपके तबला वादक के लिए जाने जाते हैं जो आपके जाकिर हुसैन है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कौन सा देश है 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2031 में याद रखिएगा जो आपका आईसीसी एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप होना है, इसकी मेजबानी भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से की जाएगी। भारत और बांग्लादेश में आपके इसके खेल होंगे। तो आपका आंसर पहला ही राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? अच्छा 2027 में कहाँ होंगे? 2027 में आपकी होंगे दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे शामिल होने वाले हैं। और ये आपकी जो की जाएगी केस 2027 में, तो उसमें एक दिवसीय होगा विश्व कप में। जो मेजबान देश होंगे दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा, नामीबिया में खेला जाएगा और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि 23वें आईफा पुरस्कार में किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पर 48 नंबर है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका रणवीर कपूर को दिया गया है। किसको दिया गया है? रणवीर कपूर, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। वहीं पर जो आपकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वो आपकी आलिया भट्ट थी। और ये पुरस्कार किस फिल्म के लिए था? तो आपका 12th फेल के लिए प्रदान किया गया है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 और आपसे कह रहा है कि मार्च 2024 में किसी उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये है राजकुमार विश्वकर्मा है। कौन है? राजकुमार विश्वकर्मा, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ये 13/3/2024 को नियुक्त किए गए। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता था? यहाँ पर 50 नंबर है और इसका जो जवाब है आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है और किसको हराकर जीता है ये आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, इसका जवाब। और आपसे कह रहा है कि जुलाई 2024 में पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? यहाँ पर देखा जाए तो 1 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए जवाब भी यहाँ पर आ गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर है आपके? तो आपके नई दिल्ली में ये आपका सम्मेलन हुआ है। और यह सम्मेलन यूनेस्को के तत्वावधान के दक्षिण जो आपका कह सकते हैं सहयोग है उसके लिए आपका किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2024 में किस देश में भारत के पहले विदेशी जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है और ये किया गया आपके मॉरिशस में। ये भारत का पहला विदेशी जनऔषधि केंद्र है, जो कि विदेश मंत्री हैं आपके कौन? तो आपके एस जयशंकर ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सितंबर 2024 में किसी देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? वित्त सचिव वही होते हैं जिनके हस्ताक्षर आपके होते हैं 1 रुपया 2 रुपये वाले जो आपके सिक्के हुआ करते थे ना, 1 रुपये के सिक्के पे। तो यहाँ पर देखिए 3 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इनका नाम है तुहिन कांता पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे हैं। ये उड़ीसा कैडर के देखा जाए तो 1987 बैच के आईएएस अधिकारी आपके हैं। इनको नया वित्त जो सचिव है वो नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा वो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है
कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो कि गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना। 4 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका भी हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, जिसमें से कुछ हद तक देखा जाए तो यहाँ पर गरीबी उन्मूलन से आपका है, तो इसका आंसर आपका भी हो जाएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यहाँ पर आंसर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब कह रहा है किस कार्यक्रम के उद्देश्य से गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन सजावटों, तो कहीं ना कहीं जो आपका IRDP है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रमुख योजनाओं में से एक ये भी आपका है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका आंसर बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा 4 नंबर में, ठीक है ना। और ये 2000 में शुरू की गई थी और इसके तहत देखा जाए तो आपके संपर्कहीन बनावखंड में संपर्कता स्थापित करना है। कहीं ना कहीं जब सड़कों का विकास होगा तो थोड़ा सा विकास हर चीज़ का हो सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सातवाहनों के सातकर्णी प्रथम की राजधानी क्या थी। चलिए जवाब दीजिए 5 नंबर में, 5 का ऑप्शन हो जाएगा, इनका नाम है प्रतिष्ठान है ना। क्या थी, सातवाहन वंश की जो पहली राजधानी थी प्रतिष्ठान थी। यह औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी किनारे आपका बसा था। इसे पैठन के नाम से भी जाना जाता था। अगर हम आपसे बोलें कि सर प्रथम सातवाहन राजा थे सिमुक, इनकी राजधानी थी सिमुक, है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक के रूप में किसे जाना जाता है। प्रशासनिक सेवा के रूप में आपके कार्नवालिस हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, कार्नवालिस को जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बंगाल के गवर्नर जनरल और फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी की गवर्नर जनरल हुआ करते थे। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना या अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था। 7 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका कैबिनेट मिशन योजना है, कैबिनेट मिशन योजना 1946, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 8 नंबर और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। 8 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा मूल संविधान में देखिए आपका संप्रभु सार्वभौमिक भी था, गणराज्य भी था, लोकतांत्रिक था, लेकिन ये जो आपका धनपेच शब्द आपका है ये शब्द आपका उल्लेख नहीं किया गया था। ये जो आपका हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसमें आपका इसको जोड़ा गया था। 3 शब्द जो आपके थे वो आपके जोड़े गए थे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। 9 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा 165 है जो भारत का संविधान है, अनुच्छेद 165 ये संविधान का अनुच्छेद कह रहा है ना, जिसमें से राज्य के जो महाधिवक्ता है उनकी बात के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। और याद रखिएगा महाधिवक्ता की नियुक्ति कुल मिला के देखा जाए राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को कर सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है। 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में से यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च निकाय होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 11 कि निम्नलिखित में से सरकार का मुखिया कौन है। 11 नंबर की बात करते हैं तो सरकार का मुखिया जो आपका होता है वो आपका प्रधानमंत्री को कहा जाता है। किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, हेड ऑफ गवर्नमेंट है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर प्रधानमंत्री। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कृष्णा नदी भारत के राज्य से होकर बहती है। अब आप बताइएगा जो कृष्णा नदी है वो आपके कहाँ से होकर बहती है, तो आप कहेंगे सर कृष्णा नदी कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इन वाले ऑप्शन में। बाकी अगर देखा जाए तो आप कहेंगे सर देखिए महाराष्ट्र से होकर बहती है, आंध्र प्रदेश से भी बहती है और आपके तेलंगाना से भी आपकी बहती है। और यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया है मतलब 4 राज्य होंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसकी जो आपकी कह सकते हैं लंबाई है वो महाराष्ट्र में 305 किलोमीटर, कर्नाटक में 483 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 612 किलोमीटर, है ना। तो ये आंसर जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। अच्छा ये आपकी आती कहाँ से है, तो आपकी जो कृष्णा नदी है पश्चिमी घाट का जो महाबलेश्वर है वहां से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लगभग 1400 किलोमीटर लंबी आपकी नदी है। यहाँ से क्वेश्चन और आपकी बनती है जो कृष्णा नदी आपकी है इसकी जो आपकी सहायक नदियां जैसे कोयना है, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, मूसी, भीमा, ये सब इसी के हैं। एक क्वेश्चन और आप यहाँ से बना लीजिएगा कृष्णा नदी से कि कृष्णा नदी किनारे विजयवाड़ा शहर भी आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद भी है, ये भी याद रखना है ना। ढेर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं अगर बनाओ तो। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा साथ साथ में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 13 नंबर है, 13 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, तो आपका उत्तराखंड जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा एक सन की बात करिएगा 1936 में, 1936 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जब इसका नाम था 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान था, बाद में इसका जिम कॉर्बेट नाम रखा गया था, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम से संबंधित फसलों के समूह की पहचान करना है। दोस्तों खरीफ मौसम की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिए खरीफ में आपका देखा कौन आता है, चावल आता है, कपास आता है, बाजरा आता है।
तोरैया नहीं आती है ना, तोरैया नहीं आती है। इसमें आता है आपका बी नंबर, चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये आपके आते हैं जो कि आपके खरीफ मौसम में। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ये सरसों भी यहाँ पर नहीं कहेंगे, तोरैया देखो यहाँ से हटा ही दीजिए, तोरैया मतलब जो होता है ना, ये आपके जायद की फसलों में आ जाता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सूरत, नवसारी और भावनगर किस उद्योग में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। 15 दिया है और 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, हीरा उद्योग के लिए है। याद रखिएगा, ये जो आपका सूरत है, नवसारी है, भावनगर है, ये किस भागीदारी के लिए, तो आप कहेंगे सर हीरा उद्योग आपका जो आंसर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे वैसे देखा जाए तो सूरत जो आपका है उसे सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर सूती वस्त्र का भी काम होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भौगोलिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है। देखिए भैया, जो ऊर्जा की इकाई होती है वही कार्य की इकाई होती है, इस बात को भी याद रख लेना है ना। याद रखिएगा कि जो आपका ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और कार्य का भी एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में उपयोग किया जाने वाला कौन सा फाइल प्रकार अल्प विराम सीमांकित टेस्ट फाइल बनाता है, जिसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लगभग सभी स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस द्वारा पढ़ा जा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका होता है CSV, इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, CSV कहा जाता है। 17 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ए नंबर इसमें राइट हो जाएगा, जो कि अल्प विराम सीमांकन है, टेस्ट फाइल बनाता है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर लगभग सभी स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस द्वारा पढ़ा जा सकता है। आपके CSV आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मेंडल को के रूप में जाना जाता है। मेंडल को जानते होंगे, आपके जो आपके शारीरिक नहीं होंगे, जेनेटिक्स के जनक कहा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंडल को मटर के पौधे में जो आनुवंशिकता था, आनुवंशिक मतलब हो गया जेनेटिक्स, है ना, आनुवंशिकता का उनके शोध के लिए आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता था, जेनेटिक्स के जनक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे कहते हैं, यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में और पत्तियों की सहायता करता है। दोस्तों 19 नंबर दिया है, तो दोस्तों याद रखिए ये आपका है क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल जो आपकी पत्तियों में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ने में मदद करता है ना। आपका जो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लोरोफिल जो आपका होता है एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 20 नंबर है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है। दोस्तों निमोनिया रोग से प्रभावित होते हैं आपके फेफड़े, है ना, फेफड़े प्रभावित होते हैं। निमोनिया एक संक्रमक है जो बैक्टीरिया, वायरस या कवक से भी हो सकता है। यह संक्रमक फेफड़ों की वायु थैली और जो आपका एल्वियोली होता है ना, द्रव्य या मवाद से भर जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लकड़ी में छिद्र करने वाला कह सकते हैं सिपवर्म जो आपका है कौन सा है। दोस्तों याद रखिए आपका होता है, इसे बोलते हैं टेरिडो। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है टेरिडो बोला जाता है, जो कि एक मोलस्का संघ का जंतु है, जिसे सामान्य रूप से सिपवर्म कहते हैं, जो लकड़ी में छिद्र करके नुकसान पहुंचा देता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है देखिएगा 22 नंबर में कि कीमतों के कुछ स्थिर मूल्यों पर गणना की जीडीपी को क्या कहा जाता है। दोस्तों 22 नंबर है, 22 नंबर की बात करते हैं, इसे बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। क्या किसी देश में स्थित जो कीमत होते हैं या आधार वर्ष की कीमतों पर जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, इसकी गणना को हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी से कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों 23 नंबर दिया है और 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपके राजस्थान की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जिसे चरी नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये महिलाओं के द्वारा ये होता है, याद रखिएगा। किशनगढ़ में गुज्जर समुदाय है और अजमेर के जो सैनी समुदाय है, ये लोगों के में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उस्ताद विलायत खान का जो नाम है निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्ययंत्र से जुड़ा हुआ है। 24 नंबर दिया है, 24 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, सितार से जुड़े हैं। सितार दोस्तों याद रखिएगा, ये शास्त्रीय वादक आपके रहे हैं और आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है। दोस्तों इनका हमने जीवन परिचय भी आपको पढ़ाया है, अगर आप चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जीवन परिचय, देवजी के ट्रिक्स, इनके बारे में डिटेल से गहन अध्ययन भी कर सकते हैं। इनको जो भी पुरस्कार मिले हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 25 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये किताब 1999 में आपकी प्रकाशित हुई थी। दोस्तों याद रखिए 1999 में प्रकाशित हुए थे। इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 2002 से लेकर 2007 तक ये भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर कार्य किया। 51 है कि सितंबर 2024 में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को किस मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए बताना है आपका आंसर में से क्या बनेगा। चलिए जवाब आ गया है 51 नंबर में, और 51 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या बनेगा, सभी लोग बताएंगे। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर। दोस्तों आपके पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने, याद रखिए, मनु भाकर को याद रखिए अपना ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर आपका बनाया है, याद रखिएगा।
देखा जाए तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में ओलंपिक खेलों में एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाली मनु भाकर पहली भारतीय एथलीट आपकी है, इस भी आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। चलिए बताना है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान जो आपका है वो आपकी पटना में है। कहां पर है? तो आपकी पटना में किया गया है। नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था दोस्तों 4 मार्च 2024 को, और यह केंद्र भारत के साथ ही साथ एशिया में भी अपनी तरह का एक पहला केंद्र बना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सितंबर 2024 में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। दोस्तों यहाँ पर 53 नंबर दिया है और 53 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा भारत ने जीता है। किसने जीता है? तो आपके भारत ने जीता है, चीन को पराजित करके यहाँ पर जीता है, याद रखिएगा। कप्तान जो आपके रहे भारतीय हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए थे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों ये सूक्ष्म लघु और उद्यम जो आप मध्यम उद्यम मंत्रालय है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ए नंबर इसका आपका बन जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने किया था। पाल शासकों की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा विक्रमशिला, है ना। क्या हो जाएगा कि भैया किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने किया था, तो विक्रमशिला इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। धर्मपाल ने किया था। किसने? धर्मपाल, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में विभाजन की घोषणा किया था। विभाजन जो आपका हुआ था बंगाल का हुआ था, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला बनी थी, है ना, पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया था कहां पर? इन्होंने जो ध्वज फहराया वो दोस्तों आपकी जर्मनी में फहराया था। कहां पर? जर्मनी आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और भारत क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। 22 अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में आयोजित किया था अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सही सुमेलित है। उपाधियों का अंत 18 होता है, 17 में अस्पष्टता होता है। पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, आपसे कह रहा है 14 में अस्पृश्यता है, देखो 17 होता है। शोषण के विरुद्ध आपका 23 में होता है। वाक जो आपका दिया है वो स्वतंत्रता दिया गया, इसका मतलब आपका जो आंसर है 58 नंबर में वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा जो आपकी विधायी अंग है वो आपका कौन सा है। केंद्र सरकार का विधायी अंग जो आपका होता है वो आपका है कौन? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये संसद आपका है। कौन है? संसद, जिसका ऑप्शन यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा, जो कि आपका आर्टिकल नंबर आपके 79 में कहा गया है कि जो संसद का गठन होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर हटा सकते हैं। भाई अगर कोई हाईकोर्ट का है या आपके सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश है, उसको हटाने के लिए जो तरीका होता है वो कौन सा होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा सिद्ध कदाचार और असमर्थता के, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर इनको हटा सकते हैं। तो 60 का ऑप्शन जो बनेगा वहां पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों ये राज्यपाल के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके अमरकंटक आपका हो जाएगा राजस्थान आपका होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका नर्मदा नदी है और ये अमरकंटक है जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में ये आपका है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी आपकी है जो आपकी नर्मदा नदी है। एमपी की जीवन रेखा भी इसको कही जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में है। चलिए बताइए भैया जल्दी से दची ग्राम। वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलिए, जितने साथी यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आपसे 63 नंबर है और दची ग्राम दिया है, तो आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर आपका आंसर है, राइट होगा। ये केंद्र शासित प्रदेश है ना, जो कि दची ग्राम आपका है, आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। हालांकि यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की श्रीनगर में आपका स्थित है और यहाँ पर कश्मीरी जो हिरण होता है ना, उसके लिए जाना भी जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन है जो उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है। निर्वाह फसल मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये गेहूं होती है। क्या है? गेहूं जो आपका है यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। निर्वाह है मतलब गेहूं के अलावा धान की फसल भी निर्वाह खेती होती है, क्योंकि भैया हम लोग वो खाने के उद्देश्य यहाँ पर करते हैं। गन्ना जो होता है वो नकदी फसल में आता है, तो आप कहेंगे निर्वाह मतलब जैसे घर का खर्चा चलता है या हम लोग खाना खुरा के खाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो बातें हैं अपने खाने के उद्देश्य ही करते हैं। अगला है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा है जो लोहा और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित आपका ये विशाखापत्तनम है जो कि लौह और इस्पात संयंत्र है। यहाँ पर 65 नंबर का जो ऑप्शन है आपका बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित आपका है। अगला दिया गया है कि चाल की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है। चाल की होती है मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है। कहा जाता है कि एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं, है ना। और ये एक अदिश राशि होती है और इसका एक और मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। एसआई मात्रक होता है, वो मात्रक होता है कौन? तो आपके मीटर प्रति सेकंड। अगला है आपसे दिया है कि जीपीआरएस का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। जीपीआरएस जो आपका है, जीपीआरएस का पूर्ण रूप इनमें से होगा क्या? तो होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस
और जीपीआरएस को एक मोबाइल संचार मानक के रूप में परिभाषित किया गया है जो पैकेट आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके माध्यम को गति जो डेटा होता है उसको ट्रांसफर करने में सक्षम होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि सूर्य का जो प्रकाश है पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा विटामिन डी की कमी होती है, इसलिए सूर्य का भी आप लोग क्या करेंगे, सूर्य से आने वाली जो आपकी सूर्य का मतलब जो धूप है उसको भी आपको लेते रहेगा, ठीक है ना। इसकी कमी से हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। बच्चों में रिकोर्ड्स रोग जैसी समस्या होती है, ऑस्टियोमलेशिया जैसी समस्या होती है, इसलिए सूर्य की किरणें आपकी बॉडी पर पड़ना अनिवार्य होता है, याद रखिएगा। अगला है कि पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति द्वारा की जा सकती है। तो दोस्तों पौधों की वृद्धि के लिए यहाँ पर देखिए जो आपका मिट्टी है, जल है और वायु, ये 3 चीजें होनी आपकी जरूरी है। अगला है कि घेंघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाता है जिसके कारण गले के आधे भाग में सूजन आ जाती है, और इसे कहा जाता है थायराइड ग्रंथि, जिसे बोलते हैं घेंघा रोग कहते हैं। थायराइड जो आपकी होती है गले में, है ना, वहां पर सूजन आ जाती है, याद रखिएगा। ऊतकों में नए नए ऊतक आपके निर्माण हो जाते हैं। तो आपका जो आंसर है वो सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 71 नंबर, निम्नलिखित में से किसे एंजाइम के रूप में जाना जाता है। एंजाइम आपसे पूछा है तो भैया जो जैव उत्प्रेरक आपके होते हैं, है ना, जैव उत्प्रेरक जो आपके होते हैं ये आपके क्या होते हैं, एंजाइम आपके कहा जाता है जो कोशिकाओं के अंदर रासायनिक प्रक्रिया को गति देते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा है जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को संदर्भित करता है। मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो होता है कि अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। यहाँ पर जो आंसर है 72 नंबर में कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकलता कब है कि जो अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के बीच का जो अंतर है उसे कहा जाता है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि कथक नृत्य का जो राष्ट्रीय संस्थान है, कथक नृत्य का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो आपकी स्थित है। दोस्तों याद रखिए कि आपका नई दिल्ली में है, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। भीमबेटका गुफाएं हैं और ये जो आपके मिलेंगी कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला है। ये पुरातात्विक एक स्थल है और इस पुरा स्थल से देखा जाए तो आपके प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के जो सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। और इसमें से जो शैल चित्र हैं वो आपके देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है मिडनाइट चिल्ड्रन के जो आपके लेखक वो आपके कौन है। चलिए बताना है मिडनाइट चिल्ड्रन के जो आपके लेखक हैं वो आपके हैं कौन, यहाँ पर देना है। तो ये सलमान रुश्दी, बहुत बारी किताब पूछी जा चुकी है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। सलमान रुश्दी का क्या है, उपन्यास, याद रखिए, ऑप्शन बी बनेगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि आपने पढ़ा, अपने पूरे घटना चक्र को पढ़ लिया और आपने कितनी तैयारी किया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों की जीके में क्या तैयारी रही है, अपने हिंदी में क्या तैयारी रही है। लगभग देखो हमने आपको बताया है कि ग्रुप डी का लेवल इससे हार्ड नहीं रहने वाला है, बाकी सी का भी यही लगभग आपका होने वाला है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए मैराथन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।